अभी कुछ दिनों में मैंने काफ़ी डिविजनल चार्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसके अंदर मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की थी। ऐसे डिविजनल चार्ट जो कि अक्सर लोग बचते हैं जिनसे, लाइक D2, D4, D6, D8, D9 एंड D10 मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। बाकी जो डिविजनल चार्ट है वो तो मैंने आपको बताया था। D9 में जो मैंने अपलोड किए तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज और डाउट्स आपके इस ग्रुप पर भी आ गए। D7 भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और कमिंग क्लासेस के अंदर मैं D11, D12, D16, D20, D27, D45 और D60 भी मैं एक्सप्लेन करने की, D30 ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स की कोई लोग यदि देख रहे होंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं देख रहे होंगे तो फिर मैं बनाने में मेहनत नहीं करूँगा, क्योंकि एक वीडियो की प्रिपरेशन में कई घंटे लग जाते हैं और ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है। इसमें कुछ एक जनरल क्वेरीज आई थी इनिशियली, वो मैं आंसर करूँगा, फिर मैं एक डिफरेंट एक टॉपिक पर जाऊँगा यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास आप बीच में छोड़ के जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ना जाएं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब क्लास में आ गए हैं तो एंड तक करें। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि बहुत लोग बिल्कुल लिबरली जब मर्जी चले जाते हैं, जब मर्जी आते हैं, तो वो ठीक नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, एक तो 64th नवांश कैसे देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जब भी कोई भी प्लेनेट आपका D1 चार्ट में सर्टेन डिग्रीज पर होता है, तो डिग्रीज की आप अलग अलग यूटिलिटी मानकर चलते हो, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिग्रीज की यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी होती है कि वो नवांश में किस स्थिति में गया है। डिग्रीज की सबसे इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है, ग्रेवल वगैरह या अवस्था के लिए आप लोग यूटिलाइज करते हो वो तो है, मगर उससे भी बड़ी यूटिलिटी यह है कि वो नवांश में किस पर्टिकुलर प्लेस पर गया हुआ है, क्योंकि नवांश में प्लेनेट कहाँ पर गया है उस पर उसके रिजल्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। जो दूसरा आप एस्पेक्ट देखते हो उसमें उसका बल बताती है वो डिग्रीज। हम कहते हैं कमजोर हो गया, ये वृद्ध हो गया, ये जवान हो गया, और आपका ये रिजल्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, स्ट्रॉन्ग दे पाएगा वीक दे पाएगा, वो एक अलग क्राइटेरिया। देखिए डिग्रीज की मल्टीपल यूटिलिटी है, समझने की कोशिश करना। आप सभी अवस्थाओं से फेमिलियर हैं कि प्लेनेट की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये आपकी बाल अवस्था है, ये युवा अवस्था है, ये कुमार अवस्था है, वट एवर इट इज। वो सारी अवस्थाएं हैं केवल ये डिसाइड करने के काम में आती है कि उस प्लेनेट के अंदर बल स्ट्रेंथ भी है कि नहीं। स्ट्रेंथ की क्या यूटिलिटी है? स्ट्रेंथ ये बताती है कि वो जैसे भी फल देने वाला है, ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को, जैसे भी देने वाला है। जैसे का मतलब वो अच्छे देने वाला है या बुरे देने वाला है, वो डिसाइड नहीं करती स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ केवल ये डिसाइड करती है उसने जैसे भी फल देने हैं, वो यदि वीक है तो कम मिलेंगे और स्ट्रोंग है तो ज़्यादा मिलेंगे। सपोज उन्हें अच्छे फल देने और स्ट्रोंग है तो आपको बहुत बढ़िया फल दे देगा, स्ट्रोंग है क्योंकि उसके अंदर फल देने की ताकत है। प्लेनेट को अच्छे फल देने मगर वो वीक है तो आपके लिए बेकार हो गया, क्योंकि वो अच्छे फल देने वाला प्लेनेट आपका क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो कमजोर आदमी तो आपको रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। जब रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो आपके लिए वो अच्छे फल देने वाला प्लेनेट भी बेकार हो गया। मगर कोई प्लेनेट आपका खराब फल देने वाला है, आपको बीमार करने वाला है, मगर वो वीक है कुंडली के अंदर, बढ़िया है, आपके मजे हो गए। जो बीमार करने वाला है वो कमजोर है, आपको बीमार ही नहीं कर पाएगा। तो ये हम जो यूटिलाइज करते हैं, जो डिग्री का ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अब मैं डिग्री की दूसरी यूटिलिटी बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नवांश कुंडली, आपकी जो D1 चार्ट है जिसे हम लग्न कुंडली बोलते हैं, इसको 50 मार्क्स दो तो नवांश कुंडली को 40 मार्क्स देने हैं। तो नवांश कुंडली अपने आप में कंप्लीट कुंडली होती है। जो आपकी बर्थ चार्ट है उसके इक्विवेलेंट चार्ट होता है नवांश कुंडली में, और जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो केवल नवांश के बेस पर आपके लाइफ के इवेंट को D1 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर वे में प्रेडिक्ट करते हैं। अब जब D1 में जो डिग्रीज हैं उसकी दूसरी यूटिलिटी क्या है, D1 में किसी भी प्लेनेट की क्या डिग्री है, उससे ये पता चलता है वो किस नवांश में जाएगा, किस नवांश में जाएगा। किस नवांश में जाने के लिए आपको कोई नवांश बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको वर्बली पता होना चाहिए प्लेनेट कौन से नवांश में जाएगा। कौन से नवांश में कैसे पता चलेगा? आपको पता है प्लेनेट की यदि 0 से 3 डिग्री 20 मिनट है D1 में, आप देख लीजिए फर्स्ट नवांश में है,
3 डिग्री से 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट है, वो सेकंड नवांश में है। इसी तरीके से अलग अलग नवांश में वो जा सकता है। अब नवांश को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। आपके टोटल 108 नवांश होते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। एक राशि में 9 नवांश होते हैं, आपकी कुंडली में 12 राशि है, टोटल 108 नवांश होते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। 108 नवांश का अपना गेम है। नवांश के अंदर प्लेनेट कैसे फल देगा, जो वर्ड बोल रहा हूं मैं, कैसे फल देगा कोई भी प्लेनेट, कैसे देगा, मतलब अच्छे देगा या बुरे देगा। देखिए मैंने एक क्लासीफाई किया था, थोड़ा अंडरस्टैंड करना। उसका बल क्या है वो तो डिग्री से पता चल रहा है, जो मैंने पहले पार्ट में बताया था। अब दूसरा पार्ट नवांश में वो जाएगा, वो भी तो डिग्री पे ही डिपेंड करेगा कि किस नवांश में जाने वाला है। वो प्लेनेट की जो नवांश में प्लेसमेंट होती है वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करती है। अब वो किस नवांश में गया उस बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे ये आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो देखिए डिग्री की दो यूटिलिटी होगी। आपने D1 चार्ट के अंदर डिग्री देखी, उससे उसकी अवस्था पता चलेगी, भाव मत से उसकी दूरी पता चलेगी, जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है वो प्लेनेट कमजोर है या मजबूत है, बस दैट मच। कमजोर और मजबूत से ये पता नहीं चलता कि वो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। अब अच्छे और बुरे फल देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मगर वन ऑफ देम वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है कि नवांश कुंडली के अंदर वो कहां पर जाएगा। अब कहां पर जाएगा वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्रीज पर, खुद की प्लेनेट की डिग्रीज पर डिपेंड करता है। अब प्लेनेट की डिग्रीज के बेस पर आपको नवांश को, आपने बहुत तरीके के नवांश सुने होंगे, मैंने वीडियोस भी बनाए थे। मैंने 64th नवांश एक टर्म बोली थी, एक मैंने 55th नवांश एक बोला था। अक्सर आप में से उस लोगों ने, ज्यादातर ने पहली बार सुना होगा 55th नवांश। इसी तरीके से विष्णुवांश बहुत लोग डाल रहे थे कि जी विष्णुवांश बताइए। इसके बाद मैंने आपको एक वर्गोत्तम नवांश भी होता है, वर्गोत्तम नवांश होता है। एक हमने यहाँ पे पुष्कर नवांश की बात की थी। अब ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं वो प्लेनेट ने दरअसल में रिजल्ट कैसे देने हैं। ये नवांश कुंडली की यूटिलिटी है, वन ऑफ द यूटिलिटी है नवांश कुंडली की। ओनली इसी पर बेस नहीं होता, इस पर भी बेस्ड होता है नवांश कुंडली में वो क्या मित्र राशि में गया है, क्या एक्सोल्टेशन में गया है, क्या डेबिलिटेशन में गया है, वो कैसी स्थिति में गया है। तो आज की क्लास में मैं आपको कोशिश करूंगा आप इसके बारे में पूरी तरीके से आज एक टूल लेकर जाएं, जो कि एस्ट्रोलॉजी का, ये मान के चलिए जो आप आज की क्लास में पढ़ेंगे वो आपने अब तक पढ़ा होगा उसका 30% है। आप यदि यूटिलिटी वाइज देखेंगे तो आपने जो एस्ट्रोलॉजी आज तक की है, जिसने आचार्य का भी कोर्स कर रखा है, आज जो हम पढ़ रहे हैं इट इज द 30% ऑफ दैट। बाकी आपका सब यूजलेस है। जो हम आज पढ़ेंगे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी हमारी एस्ट्रोलॉजी इसी पर डिपेंड करती है यदि हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो। देखिए क्या है, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी के अंदर घटनाएं या तो आपके लिए खराब होंगी या घटनाएं आपके लिए अच्छी होंगी या आपके न्यूट्रल होंगी। 3 तरह की घटनाएं होती हैं। हर एक प्लेनेट का जो बल है जिसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, आपने अक्सर सुना होगा वो नवांश कुंडली उसकी स्ट्रेंथ बताने के काम में आती है। सब लोग ये बोलते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ वर्ड छोड़ दीजिए, आपका जो जन्म कुंडली है वो एक्चुअली आउटर आवरण है और नवांश उसका इंटरनल स्ट्रेंथ को बताती है, अंदर की शक्ति को बताती है। आउटर शक्ति कैसी है, एक बादल आए, तेज तेज गरजे और खाली होकर निकल गए, किस काम के हैं वो बादल। एक बादल आए बिल्कुल नहीं गरजे मगर आपकी अच्छी खासी उन्होंने बारिश कर दी, पानी आपको दे दिया, तो वो इंटरनल ताकत थी, उनके अंदर पानी था, वो खाली बादल नहीं थे। इसी तरीके से हम D1 के अंदर किसी भी प्लेनेट को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे पूरे वर्ड, आज की क्लास जितना आप इसको ध्यान से सुनेंगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। D1 कुंडली में एक प्लेनेट एक्सोल्टेड है, जुपिटर एक्सोल्टेड है। 10 में से 9 लोग कहेंगे वाह एक्सोल्टेड जुपिटर है, मगर मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं यदि वो नवांश में डेबिलिटेड हो गया आपकी जिंदगी को वो तबाह कर देगा। जुपिटर एक्सोल्टेड जुपिटर तबाह कर देगा, क्योंकि आपका एक्सटर्नली वो शो ऐसे कर रहा है कि वो आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। आपको ये फील भी होगा वाह ये तो जुपिटर है मेरा, एक्सोल्टेड हो गया, ये मेरी जिंदगी बनाने वाला है और मैं इसकी दशा का इंतजार करता हूं, जब आएगी तो मेरी जिंदगी बनेगी। मगर उसके अंदर इंटरनल पावर नहीं है। इंटरनली वो क्या है, ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने, जिसको कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, आपको मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बोलेगा और अंदर से आपकी कटिंग करेगा, तो आपको रिजल्ट कटिंग वाले मिलेंगे। तो जब भी नवांश के अंदर कोई प्लेनेट आपका आपकी D1 के कंपैरिजन में खराब स्थिति में चला जाता है,
ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस। खराब स्थिति सबको पता है आप में से। D1 में एक्सोल्टेड है मगर नवांश के अंदर वो नीच का चला गया, तो जैसे जैसे दशा गुजरती चली जाएगी आपके साथ वो बुरा से बुरा होता चला जाएगा। मतलब जब बुरा होने की भी एक वो होती है ना एक्सट्रीम, पहले दिन एक कोड़ा मारेगा, दूसरे दिन दो कोड़े मारेगा, तीसरे दिन टांग तोड़ेगा, चौथे दिन हाथ तोड़ेगा और पांचवें दिन वो सर फोड़ देगा। इतनी बुरी तरीके से आपको रिजल्ट देने वाला है यदि उसकी रिलेटिव पोजीशन खराब है। आप खुश हो रहे हैं, D1 चार्ट आपको खुश करने के लिए या दुखी करने के लिए, मगर असली रिजल्ट आपको किससे पता चलेंगे? इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। जब आप इंटरनल वर्ड समझ जाते हो आपके अंदर क्या है, अपने आप में सोचिए। आप कहीं पर जाते हो, आपके किसी रिश्तेदार से आप बहुत खुंदक खाते हो, तभी भी आप हंसते हो जाओगे, खुश होकर जाओगे, गिफ्ट लेकर जाओगे, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। अंदर से आपके मन में है कि इसका एक काम खराब हो जाए, तो एक्चुअली आपको कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ा तो आप खराब करने में कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक करने में नहीं करोगे। एक उल्टा है, आप बाहर से बड़े चिड़े हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो और उसको ठीक से बात नहीं कर रहे, मगर अंदर आपके मन में ये भावना है कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा, इसको इस तरीके से काम करना चाहिए, यदि ये मुझे मौका देगा तो मैं इसका काम को इस तरीके से सुधारूंगा, इसलिए आप चिढ़ रहे हो। तो एक्सटर्नली आप नीच के नजर आ रहे हो मगर इंटरनली आप उच्च के हो। मतलब D1 में कोई चार्ट प्लेनेट नीच का है और D9 के अंदर यदि उच्च का है तो वो प्लेनेट आपको उच्च की तरह रिजल्ट देगा। जैसे जैसे दशा गुजरती चली जाएगी आपके लिए वो बेनिफिशियल होता जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर वो बहुत ही अच्छे वो करेगा। इस तरीके से एक सबसे पहला जो यहाँ पर यूटिलिटी होती है D1 to D9 चार्ट। फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर उच्च नीच मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं ऐसा हो। D1 में वो स्वय राशि का हो सकता है, D9 में वो उससे खराब और अच्छा कुछ भी हो सकता है। D9 में क्या हो सकता है, वो आपका न्यूट्रल हो सकता है। D9 के अंदर वो शत्रु राशि में हो सकता है। अब D1 में वो स्वय राशि का है और D9 में शत्रु है, तो स्वय राशि के लिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, अपनी राशि में बैठा है, मगर वो D9 में शत्रु राशि में है तो आपसे वो शत्रुता करेगा। शत्रुता करने का मतलब है इंटरनली आपके फेवर में नहीं है। और यदि D1 में वो शत्रु राशि में है और D9 के अंदर वो यदि न्यूट्रल भी हो जाता है, फ्रेंड साइन में भी चल जाता है, तो आप ये मानकर चलिए वो आपका शत्रु दिख रहा है आपको, मगर वो दरअसल में आपके फ्रेंड जैसे रिजल्ट देगा। दशा के शुरू में वो आपको D1 की तरह देता हुआ नजर आएगा, एक दो महीने आपको भ्रमित करेगा वो प्लेनेट, आपको लगेगा कि ऐसा होने वाला है, तभी तो D1 है। जो आपको एक्सटर्नल आवरण है, बाहर से जो चीज दिखाई देती है वो D1 है, और अंदर उसके अंदर क्या है, जैसे आप एक तरबूज खरीदने जाते हो, बाहर से बिल्कुल ग्रीन नजर आ रहा है, वो दैट इज D1, मगर जब काटा तो अंदर देखा लाल था ही नहीं, वो बिल्कुल फीका था, दैट इज D9। और उल्टा हो सकता है, बाहर से देखने में आपको लग रहा है तो बिल्कुल बेकार सा है, इसका कलर ही अच्छा नहीं है, मगर जब उसने शॉपकीपर ने काट के देखा तो अंदर से बिल्कुल रेड है, आप खुश हो जाओगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन D1 एंड D9। तो पहला ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, जो हम कहते हैं ना कि D9 स्ट्रेंथ देखने के काम आता है। स्ट्रेंथ वर्ड एक्चुअली समझाने के लिए यूज किया है, स्ट्रेंथ जैसा कुछ नहीं है। आपकी रिलेटिव पोजिशन देखिए, D1 इज योर बॉडी और D9 इज योर आत्मा। अंदर D1 इज योर प्लांट एंड D9 इज द फ्रूट। आपको प्लांट कैसे भी दिखाई दे, हरा बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, मगर जो उसका फ्रूट का टेस्ट है वो उससे डिफरेंट हो सकता है। एक खराब से प्लांट का फ्रूट का टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है और अपोजिट हो सकता है। तो D1 के बेस पर अक्सर जो प्रेडिक्शन देते हैं, तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो लोग D1 के बेस पर प्रेडिक्शन करते हैं, उस प्रेडिक्शन का अपने आप में कोई पूरा मतलब नहीं होता। आप जब तक D9 को कंबाइन नहीं करते हो किसी भी प्लेनेट के फलों में, तब तक, जैसे आपने देखा हो ना, अक्सर बहुत सारे लोग बड़े फैंसी राजयोग को ऐसे बोलते हैं, और जो यूट्यूब वगैरह पर आते हैं वो उन्होंने क्या करना होता है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उन्हें बरगलाना होता है, जिन्हें थोड़ी बहुत आती है कहीं से इधर उधर से सीख ली, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो राजयोग, गजकेसरी योग, फलाना योग, ढिकाना योग, ये कोई भी योग कोई काम नहीं करते। ये योग तभी काम करते हैं जब आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रेंथ हो, अदरवाइज ये हम आपको केवल वर्चुअली हम मन के अंदर खुश हो लेते हैं, बाकी एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आपकी कुंडली काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। फर्दर नवांश के अंदर यदि प्लैनेट्स के अंदर बल नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहली मैंने यूटिलिटी बताई D1 to D9। दूसरी यूटिलिटी जो डिग्री की हम कैसे देखते हैं, आपका D9 के से पता चल जाता है प्लैनेट यदि किस नवांश में गया है वो आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है, एक दूसरा तरीका है। तो उसमें नवांश में जो पॉपुलर है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं,
दृष्टिकोण और नवांश काफ़ी सारे हैं, उनमें जो पॉपुलर हैं वो आपका 64th नवांश होता है, आप सब जानते हो। मगर उसकी आप एक लिमिटेड यूटिलिटी जानते थे 64th नवांश के लिए। जनरली हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कोई प्लेनेट यदि 64th नवांश में चला गया हो या 64th नवांश लॉर्ड हो तो वो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। करेक्ट है, पाराशर में नहीं, यही लिखा हुआ है आपका बृहद पाराशर और शास्त्र में कि वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। मगर उसके आगे की बात कोई नहीं पढ़ता कि 64th नवांश लिखा है, उसने ये थोड़ी लिखा है पाराशर जी ने कि वो 64th नवांश फ्रॉम लग्न या 64th नवांश फ्रॉम चंद्रमा। तो अब आपको जो मैंने वीडियोस में क्लियर किया है, आपको आपने देखे होंगे, उन्हें पता होगा 64th नवांश, हर प्लेनेट का 64th नवांश होता है, हर एक प्लेनेट का 64th नवांश होता है। इसके 3 मतलब होते हैं, मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर आप लोगों के काफ़ी डाउट हुए, इसीलिए मैंने आज की क्लास में टॉपिक लिया है। अदरवाइज मैं कुछ और लेता तो मैं आपको 64th नवांश का पहले मतलब बताऊंगा, इसके बाद मैं पुष्कर नवांश का मतलब बताऊंगा, इसके बाद वर्गोत्तम नवांश का मतलब बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको विष नवांश का मतलब बताऊंगा, उसकी यूटिलिटी बताऊंगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो होपफुली आपको एक काफ़ी कॉम्पैक्ट और नई जानकारियां इसके अंदर मिलने वाली हैं। 55th नवांश मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो मैं आपको कोई भी नवांश कैसे देखते हैं वो समझाता हूं, जरा देखिए। एक मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। आपको स्क्रीन दिख रही है? कोई भी हैंड रेज कर दे, यस कर दे, कुछ भी कर दे। म्यूट किया हुआ है मैंने, यस, ओके। तो देखिए अब जरा ध्यान से समझिए, 64th नवांश आपको देखना भी आना चाहिए। पहली बात तो ये 64th नवांश का मतलब क्या होता है, देखिए आपका एक राशि के अंदर 9 नवांश होते हैं, तो इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 9 है, ऐसे टोटल 12 राशियों में 108 नवांश होते हैं। इनको यदि हम गिनते चले जाएं तो यहाँ पर 9 होंगे, ये 18, यहाँ पर ये 27, अगले में 9 ऐड किए तो 36, 45, भाव वाइज चल रहा हूँ मैं, 54 एंड 63 यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो 64th नवांश यदि मैं देखूं तो 8वें भाव का यदि पहला नवांश आप देखोगे तो 64th है। एक सर ने कोई क्वेश्चन भेजा था कि 72 भी यहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं भी अब समझा रहा हूँ, यहाँ पर 64th नवांश ही होगा। अब हम 64th नवांश कैसे देखेंगे, देखिए पहली बात तो किसी का भी 64th नवांश निकाला कैसे जाता है। निकालने का तरीका, आप नवांश कुंडली पकड़ लें, आपके सभी 9 के 9 प्लेनेटों का 64th नवांश होता है। ये आपका मैलिफिक पॉइंट है, उस प्लेनेट की मौत है। मैंने अर्लियर केस में बताया था कि लग्न से 8वां भाव लग्न की मौत होती है, मून से वो मतलब 8वां 9वां भाव, मून से 8वां भाव मून की मौत है, और आपका राहु से 8वां भाव राहु की मौत है। और जिस भी प्लेनेट से आप 8वां भाव देखोगे उसकी वो मृत्यु है, डेथ ऑफ दैट वन पर्टिकुलर प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब प्लेनेट नहीं मरता, आप प्लेनेट को अपने सिग्निफिकेशन से मानकर चलें कि लग्न आप खुद है, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपकी आत्मा और पिता है, मून आपका मदर और मन है, इस तरीके से हम मानकर चलेंगे। शुक्र आपकी पत्नी या आपका वो है वेल्थ है, इसी तरीके से जुपिटर आपका ज्ञान और गुरु है, मरकरी भी आपकी बुद्धि और आपका व्यापार है, सैटर्न आपका कारोबार है, आपकी सेवा है, इन सभी की मृत्यु है 64th नवांश। 64th नवांश निकालने के 2 मेथड हैं। पहला तो आप नवांश कुंडली में जाइए और नवांश कुंडली में जिससे भी 64th नवांश निकालना है उससे चौथे भाव पर चले जाइए। कारण अभी रीजन मैं बता दूंगा। जैसे लग्न से 64th नवांश पता करना है तो ये लग्न है, इससे 4 काउंट करिए, 1 2 3 4, तो 3 साइन है 64th नवांश, राशि 3 है 64th नवांश, बस इतना भर याद रखना आपको। 3 साइन इज 64th नवांश, दैट्स ऑल। इसी तरीके से यदि आपको चंद्रमा से निकालना है तो मून जहां पर भी प्लेस्ड है उससे 4 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 64th नवांश है। तो जो पॉपुलर 64th नवांश है, जो आप सब लोग जानते हो, आपको कहीं भी पढ़ाया जाता है, वो चंद्रमा से 64th नवांश पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बाकी किसी के बारे में नहीं तो आपको ज़्यादा बुक्स में मिलेगा, नहीं कोई लोग आपको पढ़ाते हैं। तो ये जो 64th नवांश पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका जो लॉर्ड होता है आपको 64th नवांशा का लॉर्ड उस प्लेनेट से रिलेटेड, ध्यान से सुनना मेरी बात, सब चीज से नहीं रिलेटेड प्रॉब्लम देता वो, हम सब चीज से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। उस प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में जब भी इसकी दशा और अंतर्दशा आएगी
64th नवांश में यदि कोई प्लेनेट बैठा है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं इसका लॉर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका जो एक क्वेश्चन आता है उसका आंसर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मून से 64th नवांश हो गया 1 2 3 4, ये आ गया यहाँ पर। तो ये जब शुक्र की इसकी दशा आएगी तो आपको मून का मतलब आपकी मदर को भी प्रॉब्लम होगी, आपके मन को प्रॉब्लम होने पर तन को भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपको फिजिकल स्ट्रेस देगा। मगर 64th नवांश का ये मतलब मत समझ लेना कि सब कुछ खत्म कर देगा, आपके सभी सिग्निफिकेशंस बर्बाद नहीं होंगे। मेनली द रिलेशंस एंड योर फिजिकल, जो भी आपका स्वास्थ्य या हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। लग्न से 64th नवांश आपको शारीरिक मतलब खुद की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। 1 2 3 4 लग्न आपके अपने शरीर को रिप्रेजेंट करता है, उसे 64th नवांश यहाँ पर 3 साइन है। तो मरकरी की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। अब प्रॉब्लम का मतलब कभी भी ये मत मानकर चलिए कि आदमी मरी जाएगा। हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। प्रॉब्लम का मतलब हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तकलीफें परेशानियां लगी रहती हैं, इस समय पर ज़्यादा होंगी, इतना मानना है बस। इस समय पर प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावना है। सपोज वायरल फीवर फैल रहा है, ज़्यादातर लोग बच जाएंगे, आप नहीं बचोगे। कोरोना फैल गया, आपका 64th नवांश की दशा चल रही है, तो कुछ लोग बच जाएंगे मगर आप चपेट में आ जाओगे, ये मतलब है। आप प्रोन टू डिजीज हो जाओगे। मगर ये कोई भी ना डिसाइड कर ले, जैसे हम अक्सर डिसाइड कर लेते हैं मारक वगैरह सुन के कि पता नहीं मार ही देगा क्या। तो 64th नवांश की दशा आएगी तो उसको आपने ऐसे बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं लेना है, पर इतना ध्यान रखना है कि आपका कोई भी यदि और लोगों के साथ जो समस्याएं हैं, जो आपके सीजनल डिजीज हैं या कोई भी और डिजीज होने की संभावना है, वो उस समय पर आपको काफ़ी बढ़ जाएगी। सैटर्न से 64th नवांश देखना है कि आपको कारोबार में कब प्रॉब्लम आएगी। एल्डर ब्रदर का भी कारक होता है 1 2 3 4, जुपिटर भी होता है। तो ये 64th नवांश 9 है, जुपिटर की दशा आएगी तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। अब दूसरा 64th नवांशा का मतलब क्या होता है। तो 64th नवांशा में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये क्यों है, देखिए लग्न से 64th नवांश 3 साइन क्यों आया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लग्न है तो यहाँ पर नवांश कुंडली में आप एक एक गिनते जाइए। ये पहला नवांश है लग्न का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो यहाँ पर 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां नवांश यहाँ पहले राउंड में खत्म हुआ। अब दूसरा राउंड लगाओ पूरा तो ये 24वां नवांश यहाँ पर आएगा। तीसरा राउंड लगाओ तो 36वां नवांश आएगा यहाँ पर। चौथा राउंड लगाओ तो 48 आएगा। पांचवा लगाओ तो 60th नवांश यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो किसी भी राशि से पिछली राशि पर 60 नवांश खत्म हो जाते हैं रोटेट होने पर। तो देखिए 61st यहाँ पर होगा, 62nd, 63rd और 64th नवांश 3 साइन में आया। तो लग्न से चौथे भाव में आएगा 64वां नवांश। चंद्रमा से 64th नवांश निकालना है तो मैंने अभी तरीका बताया था आपको। एक चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है मून, तो मून से यदि मैं गिनना शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर पूरे हुए। फिर मैं गिनना शुरू करूंगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24th नवांश यहाँ पर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे 36 भी यहाँ पर आएगा, 48 भी यहाँ पर आएगा और 60 भी यहाँ पर आएगा। तो 61 ये हुआ, 62 ये हुआ, 63 ये हुआ, 64 ये हुआ। इसलिए D9 चार्ट में हर एक प्लेनेट से 64th नवांश एक्चुअल में नवांश गिन रहे हैं वहां से। एक एक राशि में एक एक नवांश, नवांश कुंडली की हर राशि एक नवांश को इंडिकेट करती है। जब हम आगे तक बढ़ते चले जाएंगे तो हर एक प्लेनेट से जो पिछली राशि में 60 खत्म होते हैं, तो उससे जो प्लेनेट की जो चौथी राशि आएगी उसके अंदर 64th नवांशा आएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ें आप फिर और वीडियो में दो में देख सकते हो, मैंने दोनों वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। कैलकुलेशन पार्ट में कुछ आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे तो वो मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश अभी की है। अभी भी इसमें 64th नवांश में यदि किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। कोई भी आप में से चाहे तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। सबको क्लियर है? बाकी सब लोग अनम्यूट रखें प्लीज, मैं उसको वो कर रहा हूं। और एक क्या है कि क्वेश्चन आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिस टॉपिक चल रहा है उस पर रुकेंगे तो ठीक रहेगा। एक तो पर्सनल कुंडलियों का क्वेश्चन मत पूछना। हमारी जो आज की क्लास है वो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है जब आप अपनी कुंडली लेकर आ जाते हो कि आप जो सीख कर यहाँ पर जाओगे वो बड़ी रेयर चीज़ जाओगे सीख कर जाओगे, आपको खुद को भी पता होगा ये।
क्योंकि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप सब पढ़ लिख चुके हो कहीं न कहीं, तो इसलिए उसको टाइम को आपके काम आए इस हिसाब से इससे हम यूटिलाइज करें। तो जिस टॉपिक पर चल रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपके प्रश्न हो तो ठीक रहेगा। जी राहुल जी पूछिए। सर ये नमस्कार सर। नमस्कार। सर लगन से 64वें नवांश में जो प्लेनेट है अगर वो उच्च का हो जाए वहां जाके तो और ज्यादा दिक्कत वाला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। नहीं ऐसा है देखो, दिक्कत कौन सी, वो हर जगह दिक्कत नहीं देगा। ओके सर। आपका लगने से 64th नवांश का आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा बस। मगर हो सकता है उससे उसकी दशा में आप और सब तरह की चीजें एंजॉय कर रहे हो। ओके सर। तो और आपके जो चंद्रमा से दिक्कत सिक्सटी आएगी उस फोर्थ नवांश का जो प्लेनेट है वो आपको मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा देगा, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। मगर हो सकता है बाकी सारी चीजें उस पीरियड के अंदर एंजॉय कर रहे हो। राइट सर, थैंक यू। वंदना ठाकुर मैम। वंदना ठाकुर मैम नहीं है। मुझे समझ नहीं आया सर कैलकुलेशन का। कौन बोल रहा है? वंदना सर, वंदना। क्या समझ नहीं आया बताइए। और सर जो आप अभी कैलकुलेशन बता रहे थे ना सर, मेरी स्क्रीन ही बार बार मतलब ज्वाइन भी मैंने बार बार किया फिर भी मिस हो रही थी। अब तो आप फिर वीडियो देखना एक बार। अच्छा ठीक है। वीडियो देख लेना, मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। फिर भी नहीं आया तो ठीक। आप फिर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा फिर से। जी थैंक यू। बहुत सारे हैंड रेज हो गए। अनम्यूट कर लें प्लीज, जो जिसका क्वेश्चन हो चुका है अनम्यूट कर लें और हैंड डाउन कर लें अपने। संजीव शुक्ला जी हैंड डाउन कर लें, राहुल जी और वंदना जी। संजीव शुक्ला जी। सुनीता मैम आप अपनी वो अनम्यूट कर, वो म्यूट करें। चलो एक बार बोलने पे करिए। मोना पांडे मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। सर जैसे आपने बताया कि 64 नवांश की दशा में जैसे वो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मतलब जहां से हम फोर्थ हाउस काउंट कर रहे हैं किसी भी प्लेनेट का चौथा भाव, तो उस भाव का जो स्वामी है उसी उसकी दशा लेनी, उसकी दशा रहेगी। देखिए उसकी दशा में भी और वहां से जब भी मैंने एक सूत्र बताया था आपके, जो भी स्लो मूविंग प्लेनेट जब भी ट्रांजिट करेंगे उस राशि हाँ। से। ये भी एक डाउट आया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोज आपका लगने से 64th नवांश में 2 साइन आ रहा है, तो जब 2 साइन से कोई भी प्लेनेट इनमें से ट्रांजिट करेगा, आपको ना D1 में देखना है ना D9 में देखना है, कोई कुंडली से कोई लेना देना नहीं। आपको तो सब पता ही होता है ना कौन सा प्लेनेट कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। जैसे अभी शनि 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो सपोज किसी का लगने से 64th नवांश के अंदर 12 साइन है, तो सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहा है, तो सैटर्न आपको उसको पूरे 2.5 साल तक प्रॉब्लम देगा फिजिकल। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आएगी? यदि बाई द वे दशा भी उसकी चल रही हो, आपका 64th नवांश लॉर्ड की दशा भी आ जाए या अंतर दशा आ जाए उसी पीरियड में, तो वो पीरियड आपके लिए ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक। जी सर, थैंक यू। करेंगे, अभी बताऊंगा, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे उसको। अग्रवाल साहब। सर 64th नवांश में जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो तो होती ही है, आपने बताया। इसके साथ साथ क्या प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस का भी बहुत बुरा असर पड़ता है? हाँ वो भी पढ़ सकता है, पर इन जनरल वो आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा वो करता है। बाकी वो प्रॉब्लम हर तरह की दे सकता है। जैसे मरकरी से 64th नवांश है, तो मरकरी के सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब उस पर्टिकुलर प्लेनेट का सर प्लेसमेंट खराब है। जी, अब शुक्र का है तो आदमी फाइनेंसेस और शुक्र से रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं उसको। बिल्कुल 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 करेक्ट है। जी ठीक, ये रीडिंग कंफर्म करना चाह रहा था। हाँ, दुर्गेश राजौरिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अभी आपने जैसे बताया कि D1 चार्ट में 50% अगर वेटेज दिया जाए और D9 को 40% वेटेज दिया जाए, तो उस हिसाब से अगर D1 में कोई ग्रह उच्च का है तो उसको 50% वेटेज मिलना चाहिए, और D9 में वो नीच का हो जाता है तो
अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो D9 के हिसाब से मिल रहे हैं, तो फिर तो वो 40% ही पूरा 100% हो गया अगर D9 के हिसाब से रिजल्ट मिलना है तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझे हो जो मैंने कहा है। मैंने प्लेनेट को सर वेटेज देने के लिए नहीं बोला, मैंने इन जनरल कुंडली को वेटेज देने के लिए बोला है कि आपको D1 के अंदर सपोज किसी चीज़ का प्रॉमिस दिख रहा है, तो आप ये मान लीजिए वो काम 50% होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। D9 में नहीं दिख रहा तभी भी हम कहेंगे कि ये काम 50% हो जाएगा, और D1 में नहीं दिख रहा और D9 में केवल दिख रहा है तभी भी आप ये मान के चलोगे कि उस काम के होने की पॉसिबिलिटी 40% है। प्लैनेट के केस में आपको जब तक D9 के अंदर वो वेल प्लेस्ड नहीं है तब तक वो प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देने की मतलब वीक हो जाएगा और वो पूरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। D1 और D9 में प्लैनेट के केस में D1 के प्लैनेट को उठाकर D9 में रिलेटिव कंडीशन में देखना है। D9 विल गिव द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, और रिजल्ट इंटरनल स्ट्रेंथ के बगैर नहीं मिलेंगे। एक्सटर्नल केवल आपको प्रॉमिस दिखाएगा मगर वो कुछ कर नहीं पाएगा, कर तभी पाएगा जब वो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है। मतलब कि नवांश के अंदर हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में जो लोग कुछ भी पढ़ाते हैं वो जरूर नवांश के अंदर उसकी स्थिति देखते हैं, मगर वो मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं बताते। वो कहते हैं नवांश में मित्र राशि में चला गया है, यहाँ पे चला गया है, वहाँ पे चला गया है, उसका मतलब यही है कि उसकी यदि नवांश में रिलेटिव पोजीशन बेटर होगी तो वो स्ट्रोंगर है। आप जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके कंपेरिजन में वो बेटर रिजल्ट देगा, और यदि नवांश में स्थिति उसकी खराब है तो जैसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके कंपैरिजन में खराब रिजल्ट देगा। जो 50, 40 और 10% का फॉर्मूला है वो प्रॉमिस पर डिपेंड करता है कि आप किसी का मैरिज का प्रॉमिस देख रहे हो, D1 में प्रॉमिस है तो आप मानिए उसकी 50% मैरिज होने के चांस हैं। D9 में भी है तो 90% प्रॉमिस हो गया। ऐसे ही आपकी नौकरी देख रहे हो तो D1 में सरकारी नौकरी का प्रॉमिस है तो आप समझिए कि 50% चांस हैं। D9 में है तो अब आप मान लीजिए 40% और ऐड हो गया, मगर केवल D1 में नहीं है, केवल D9 में तभी भी 40% प्रॉमिस है, और D10 में 10% प्रॉमिस होगा केवल। तो आपका D1 और D9 में यदि किसी चीज़ का प्रॉमिस है, अदर डिविजनल चार्ट की कोई औकात नहीं है कि उस प्रॉमिस को कट कर दे। यदि आपका D1 D9 दोनों में किसी भी इवेंट का प्रॉमिस है तो वो 100% होकर रहेगा। अब इनमें से केवल D1 में है और D9 में नहीं है तो आप ये मानिए कि उसके 50% ही चांस है। इसीलिए हम ऑलवेज प्रॉमिस को भी D9 में चेक करने का एडवाइस करते हैं कि D1 और D9 दोनों में जाकर देखिए, और एंड में आपका डिविजनल चार्ट में भी देखिए। केवल डिविजनल चार्ट के अंदर भी प्रॉमिस है, सपोज नौकरी का D10 में ही प्रॉमिस है और तो भी आपको 10% पॉसिबिलिटी है, मतलब डिनाइल नहीं है, मगर D1 और D9 में प्रॉमिस आ रहा है और D10 डिनाई कर रहा है तभी भी वो इवेंट होकर रहेगा। तो जो बाकी के डिविजनल चार्ट हैं उनका केवल 10% वेटेज होता है जब हम किसी भी चीज़ का प्रॉमिस देखते हैं, मगर जो प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे रिजल्ट देगा वो आपका मेन डिपेंड करेगा कि वो D9 के अंदर कैसी स्थिति में जाकर पहुंचा है, जिसे हम उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। हाँ, मतलब D1 के अंदर भी अगर वो उचका है तो उसका मतलब उसमें पॉसिबिलिटी तो है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है पॉसिबिलिटी, अभी भी आप नहीं समझे। मैं प्लेनेट की बात ही नहीं कर रहा D1 में। D1 के प्लेनेट को जब रिजल्ट देने के लिए पहले D9 में चेक करो आप। यदि D9 में उसकी स्थिति D1 में उचका है, D9 में नीच का हो गया तो वो आपको बिल्कुल खराब रिजल्ट देगा, उचके नहीं देगा, वो आपको नीच के ही रिजल्ट देगा। शुरू में आपको प्रॉमिस लगेगा उचका है, साल 6 महीने जैसे हम करते हैं, जैसे आप कोई वर्कर रखते हो बहुत प्रोमिनेंट आपको लगता है, बड़ा स्किल वाला लगता है, वो आपको 1-2 महीने तो आपके अच्छे से काम करता है, मगर इसके बाद वो काम पर ध्यान देना बंद कर देता है और आप परेशान हो जाते हो। उस तरीके की स्थिति होगी। ये जो 50 और 40 का ये स्ट्रेंथ देखने में नहीं है, वो प्रॉमिस देखने में है। ठीक सर। सुनीता मैम, और सर ये जो 64th नवांश के लिए जो 4th हाउस देख रहे हैं ये D1 से देखेंगे या D9 से देखेंगे? ये सबको D9 चार्ट में देखना है। अच्छा ठीक है। और दूसरा सर, अगर D1 में जैसे आपने पहले बताया था कि पुष्कर नवांश D1 से देखते हैं, तो अगर पुष्कर नवांश D9 में जाके डेलिब्रेटेड हो जाता है तो फिर वो रिजल्ट कैसा देगा? नहीं नहीं, अभी पुष्कर नवांश पे बाद में आऊंगा, अभी आप 64 नवांश पे बात करो। ठीक है, थैंक यू सर। डेजी मैम। जी गुरु जी, नमो नमः। गुरु जी 64 नवांश में प्लैनेट ट्रांजिट कर गुरु, शनि और राहु, तो परेशानियां खड़ी होंगी पिछले वाले चौथे जहां से काउंट करना है उस ग्रह के लिए। लेकिन जिस भाव में कोई ग्रह ही ना बैठा हो
तो उस भाव से जब चौथे कोई ऐसे ग्रह गोचर करेंगे तो उस भाव से जो सिग्निफिकेशन है उस भाव के वो खराब होंगे नहीं ना। नहीं, भाव नहीं, जैसे वो चौथे से आपका मैंने बता दिया ना, भाव का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजिट जो मैं अच्छा, बता रहा भाव हूँ, नहीं। भाव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो बताया है उन सेंटेंसों को आप लोग समझो, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज होते रहोगे। देखो मैं कितनी सिंपल टर्म में सारी चीज बोलता हूँ, फिर भी मैंने पहले कहा भाव से कोई नहीं मतलब है। आप राशि देखिए 64 नवांश में कौन सी है, उससे जब इनमें से कोई भी प्लेनेट, आपको ना D1 देखना है ना D9 देखना है। आपकी सपोज नवांश की राशि 10, आपकी नवांश की राशि 1 है, तो 64 नवांश उसका 4 साइन में आएगा। इतना बार ध्यान रखना है। अब आपको दिमाग में रखिए 4 साइन में क्या कोई प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है क्या। अभी राहु जैसे 11 में कर रहा है, सैटर्न 12 में कर रहा है, आपकी कुंडली से कोई लेना देना ही नहीं है उसका कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ जो अगर जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ है तो वो उस भाव को खराब, मतलब उससे चौथे में कोई ट्रांजिट कर रहा है तो उस भाव को खराब करके देगा, मतलब उससे हमें मेंटल टेंशन मिलेगी भाव उस का बात से। भाव लेना ही नहीं है आपको। प्लेनेट के अच्छा, भाव। सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, भाव की नहीं बात कर अच्छा रहा। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, यदि ठीक है। मरकरी से चौथे भाव में, मतलब मरकरी से 64th नवांश में कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, वो मरकरी के सिग्निफिकेशंस को खराब करेगा। ठीक है, जो खाली भाव है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, खाली भाव को जो भाव आप समझ ही नहीं रहे हो। खाली भाव को क्यों नहीं, भाव को लेके क्यों आ रहे हो। मरकरी जिस प्लेनेट से चौथी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, D9 के अंदर आप भाव देखी क्यों रहे हो। मैं भाव वर्ड ही नहीं बोला एक बार भी। कि सपोज वो शुक्र जहां भी बैठा है नवांश में, उससे चौथी राशि में जो राशि है, उससे जब भी इनमें से कोई भी ट्रांजिट करेगा तो शुक्र के सिग्निफिकेशंस खराब होंगे। प्लेनेट के भाव का कोई लेना देना नहीं है इसमें। प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस जो मैंने बताया कि सूर्य पिता का सिग्निफिकेटर है, लग्न आपका सिग्निफिकेटर है, मून मन का सिग्निफिकेटर है, इस तरीके से। ठीक है, यही पूछना था कि मतलब जो भाव खाली है उनको छोड़ देना, उनको जी कोई जी जी जी। मतलब। ठीक है। नहीं, अभी भी आप नहीं समझे। आप भाव पे टिके हुए हो, फिर समझोगे कैसे। मैं भाव बोल ही नहीं रहा और आप भाव पे आ रहे हो। जो खाली है उसे छोड़ देना है बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाव देखना नहीं है। आप नवांश के अंदर आपका प्लेनेट देखिए कौन सा है। सपोज ये नवांश कुंडली है, यहाँ पर भाव पर क्यों आ रहे हो। भाव तो मैं बोल ही नहीं रहा। नहीं गुरुजी, मेरा मतलब ये कहने का था कि नवांश कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावों में से 4 या 5 भावों में तो ग्रह बैठे होंगे, उनसे 64वां नवांश में गोचर तो हम देख लेंगे। पर वो चीज आप लेके क्यों आ रहे हो। भाव लाई क्यों रहे हो। 12 भाव होते हैं तो सबको पता है, पर उसको आप यहाँ क्यों ला रहे हो। उसकी नीड ही नहीं है। जैसे मुझे देखना है, आपको नवांश कुंडली के अंदर प्लेनेट पता चल गया। अभी जैसे मैं बताता हूँ, देखो इस कुंडली में समझो जरा। जी, जो चीज मैंने बताया है आप उस पर रुको। आप उसको कंफ्यूज होगे, खुद ही नहीं समझ में ही नहीं आएगा। देखिए ये मैंने कुंडली खोल ली। अब मुझे देखना है कि देखिए ये इस समय पे ऐसे भी देख सकता हूँ। 11 साइन में राहु ट्रांजिट कर रहा है, कर रहा है ना राहु। हाँ जी, मरकरी से चौथा है ना ये। हाँ जी, इसका हाँ मतलब जी गुरु, राहु मरकरी के सिग्निफिकेशंस को खराब कर रहा है। खराब करेगा। ठीक हो मरकरी गया के ना, ये तो इतना तो हाँ जी, इतना तो समझ में आ गया गुरु जी। मेरा जुपिटर इसके पूछने का ये लगने के मतलब, सिग्निफिकेशंस को खराब कर रहा है। ठीक है। जुपिटर 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, हाँ सैटर्न जी, 12 साइन हाँ में कर जी, रहा है, तो वो किसी के सिग्निफिकेशंस को खराब नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी का भी 64th नवांश नहीं है। हाँ मैंने यही पूछना था कि जो भाव खाली है उससे अगर 64 में कोई गोचर कर रहा है तो भाव को कुछ होएगा कि नहीं होएगा, यही पूछना था। मतलब अगर नाइन्थ में, अगर नाइन्थ वाले भाव के लिए कोई खराबी नहीं है, अगर 12वें में शनि गोचर कर रहा है तो नाइन्थ राशि में कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, आएगी, कोई वो प्लेनेट नहीं है तो। क्वेश्चन तो उसको एक्चुअली क्या देखना है, नहीं तो है। टॉपिक तो मुझे लगता है ठीक, एक भी खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ के मैंने गलती कर दी क्योंकि तो नहीं गुरुजी ये भी था ना कि भाव को तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली भावों को मैडम अब लेकर तो मैंने नहीं समझा चलना ना दिया। कि अब आप ग्रह जो ग्रह समझ ही देख। लगा लीजिए। मैं उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ भी। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। भाव को पकड़ के फिर आगे तो मेरे पास कोई आंसर नहीं उसका। अब आप खुद समझना। मेघना मैम, मेगा मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे कि जो दशा चल रही है, जैसे 64th नवांश हम देख रहे हैं, तो जो दशा चल रही है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा ना। जैसे मार्स की दशा चल रही है सपोज, और मार्स बैठा है लगन में, नववांश में। मार्च से हम देखेंगे 64th नववांश, तो उसमें सन बैठा है।
तो मार्स के रिजल्ट और सन के रिजल्ट दोनों ही इफेक्ट करेंगे। सन 64 नवांश में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली किसी भी कोई भी 64 नवांश के मार्स की दशा के केस में आप मत लीजिए ना। मार्स क्या उसका कौन सा 64 नवांश है? मार्स क्या है ये बताओ पहले। मार्स की दशा चल रही है नहीं, सर, मार्च से हम 64th नवांश नहीं, ले रहे हैं। ये कोई वो नहीं है, मार्स से 64 नवांश का कोई लेना देना नहीं। आपका जो भी किसी भी प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस देखने आपको समझिए। हाँ जी, सपोज हाँ लगने जी, के सिग्निफिकेशंस खराब कब होंगे? लगने से जो आपका नवांश के अंदर चौथे भाव के अंदर जो राशि है हाँ जी। उससे कोई भी प्लेनेट जब ट्रांजिट करेगा स्लो मूविंग तब, या चौथे भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड की दशा चल रही है। अच्छा, चौथे भाव की दशा चल रही, लॉर्ड की दशा चल नवांश रही है, तब 64 खराब नवांश होगा। तो चौथे भाव राशि में ही आता है ना। हाँ जी, तो हाँ जी। 64th नवांश लॉर्ड की दशा चल रही है, और या वो 64th नवांश से स्लो मूविंग प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। दोनों केस में प्रॉब्लम आएगी, और दोनों कंडीशन एक साथ आ जाती हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, और जिस प्लेनेट से हम देख रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? उस पर क्यों आएगा? सपोज मार्स का हम देख रहे हैं 64th नवांश, नहीं और नहीं नहीं, मरकरी, उसका कोई रोल मरकरी ही नहीं के, है मार्स से 64 नवांश का। ऐसे तो हर एक प्लेनेट का 64 नवांश, किसी भी प्लेनेट की दशा आएगी तो उसका 64 नवांश तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, फिर तो पर्सन जिंदगी भर परेशान रहेगा। नहीं जैसे सर अभी आपने बताया था ना, जैसे मरकरी से 64th नवांश हम देख रहे हैं, तो आपके बिजनेस को प्रॉब्लम आएगी। नहीं, वो तो ट्रांजिट की कंडीशन बताइए ना, कि किसी भी प्लेनेट से 64th नवांश में जब मेलिफिक प्लेनेट ट्रांजिट करता है तो उसके पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम आती है। अब उसी प्लेनेट से 64th नवांश की यदि दशा भी चल रही है, मरकरी की दशा थोड़ी कोई, उससे 64th ओके, नवांश की दशा चल रही है, और 64th नवांश पर कोई भी मेलिफिक प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, तो तब प्रॉब्लम आएगी। चलो मैं अभी डाउट्स नहीं ले रहा, मैं एक और टॉपिक बता देता हूँ, क्योंकि ये तो फिर क्लास ऐसे ही हो जाएगी। सर एक चीज और, उस वाले 64th नवांश वाले उसमें अगर कोई प्लेनेट भी हो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना, खाली राशि देखेंगे हम लोग? नहीं, उसकी दशा होगी तो तभी भी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, उस समय उस पे भी आएगी। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो इसमें मैं एक पुष्कर नवांश और बताता हूँ। पुष्कर नवांश भी ऐसे ही होता है जैसे 64 नवांश होते हैं। एक स्पेसिफिक नवांश होते हैं। पुष्कर का मतलब होता है शुभ नवांश। जो पुष्कर का मीनिंग होता है जो नरिश करते हैं हमें, जो सभी तरीके की वो देते हैं। जैसे 64 नवांश में बैठा हुआ प्लेनेट, मैंने कहा कि वो आपको प्रॉब्लम देगा रिलेटेड टू सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट प्लेनेट। अब कोई भी ग्रह D1 कुंडली का कोई भी ग्रह D9 कुंडली में पुष्कर नवांश में चला जाए तो वो आपको खराब फल नहीं देता, हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देता है। उसका बेटर प्लेसमेंट है, जो अभी मैं वर्ड बोल रहा था, इंटरनल उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी और शुभता आ जाएगी। स्ट्रेंथ ही नहीं, उसके अंदर शुभता आ जाएगी, बेनिफिशियंस आ जाएगी। तो मतलब जो पुष्कर नवांश एक ऐसा नवांश होता है जिसमें प्लेनेट आपका कोई भी लॉर्ड हो, कहीं भी हो, और वो आपका शुभ हो जाता है। मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था क्या वो नीच का है? नीच का है तभी भी उसके अंदर शुभता होगी, वो आपका खराब नहीं रहेगा। यदि वो पुष्कर नवांश के अंदर चला गया तो वो ऑटोमेटिक नीच भंग है उसका नवांश कुंडली के अंदर। वो शत्रु राशि में है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जो जैसी मर्जी राशि में है, जिस मर्जी भाव में है, जो प्लेनेट यदि पुष्कर नवांश के अंदर चला जाता है वो प्लेनेट आपको मेलिफिक रिजल्ट नहीं देगा, एक्सेप्ट टू केस ऑफ डेथ और सीरियस इलनेस। यदि किसी व्यक्ति का यदि मारक की दशा आ गई और उसने मरना है तो पुष्कर नवांश वाले प्लेनेट की दशा उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। मगर यदि कोई भी प्लेनेट पुष्कर नवांश में है तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, कंपेल टू गिव बेनिफिक रिजल्ट, मतलब वो आपको मेलिफिक रिजल्ट नहीं दे सकता। अब बेनिफिक रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, तो ये पहला सेंटेंस है। अब मैंने उसमें दूसरी चीज पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि पुष्कर नवांश में बैठा हुआ प्लेनेट, चाहे आपका नीच का हो, चाहे वो 6-8-12 में चला जाए, चाहे वो शत्रु राशि में चला जाए, वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। अच्छाई कितनी होगी, हम क्या करते हैं कि उसकी एक चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छे रिजल्ट देगा, तो अब अच्छे को मत रट लेना,
अब अच्छे रिजल्ट की क्वालिटी डिपेंड इस बात पर करेगी कि उसका कैसा प्लेसमेंट है। अब वो नीच का है तो अच्छे देगा, तो मगर वो बहुत कम अच्छे देगा, क्योंकि वो खुद नीच का है, नीच की स्थिति नहीं हमने चेंज की है, केवल पुष्कर नवांश में है। तभी भी पुष्कर नवांश को एक ऐसी फैसिलिटी दी हुई है कि वो देवलोक में जाकर बैठ गया, देवलोक में गया है तो वहाँ पर खराब रिजल्ट देना अलाउड ही नहीं है उसे। मगर वो उसमें भी तो क्वालिटी होगी ना, कि पुष्कर नवांश में 2-3 प्लेनेट बैठ गए तो उनको हम किस तरीके से वो करेंगे कि वो पुष्कर नवांश में भी है, उच्च का भी है, तो वो बहुत एक्सीलेंट हो गया। फिर वो पुष्कर नवांश में और सपोज ओन साइन में चला गया तो उससे रिलेटिवली थोड़ा कम है। पुष्कर नवांश में मित्र राशि में आ गया, थोड़ा और कम है। पुष्कर नवांश में शत्रु राशि में आ गया तो और थोड़ा उसकी स्थिति खराब है, मगर पुष्कर नवांश में होने की वजह से खराब रिजल्ट नहीं देगा। फिर पुष्कर नवांश में वो बिल्कुल आपका डेबिलिटेड हो गया, तभी भी वो आपका रिजल्ट अच्छे ही देगा। मगर जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है वो आपको इस ऑर्डर में आप लोगे कि पुष्कर नवांश में और नीच का है तो आपको ठीक ठाक ही रिजल्ट मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। रिजल्ट ठीक मिलेंगे मगर ठीक ठाक ही मिलेंगे। कैसी जिंदगी चल रही है जी? ठीक ठाक ही चल रही है। शत्रु राशि में हाँ जी काम चल रहा है, रिजल्ट ठीक ही दे रहा है वो, मगर वो जैसे ही जैसे मित्र राशि में आएगा वो कहेगा हाँ जी अच्छा चल रहा है काम। जैसे ही ओन राशि में आएगा कहता जी बहुत बढ़िया। एक्सॉल्टेड है पुष्कर नवांश में, वो कहेगा जी मौज हो रखी है, बस किसी बात की कमी नहीं है, भगवान का पूरा आशीर्वाद चल रहा है। तो इस तरीके से आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे। फर्दर आपको पुष्कर नवांश जो देखना होता है उसके लिए नवांश में नहीं जाना होता। हमें कोई सा भी नवांश देखने के लिए आपको केवल पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में पुष्कर नवांश में माना जाता है। तो जो अग्नि तत्व की राशि है 1, 5, 9, तो उनके अंदर जब भी प्लेनेट 7वें और 9वें नवांश में हो, जैसे यहाँ पर देखना है अग्नि तत्व की राशि है 1, 5 और 9। अब हमें देखना है कि इनमें से कोई प्लेनेट पुष्कर नवांश में है क्या। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो केतु है ये 9th नवांश में है। 9th नवांश होता है 26 डिग्री 40 मिनट, हाँ नहीं है ये भी 26 डिग्री 38 मिनट है। यदि इसकी 40 मिनट होती 41 मिनट तो यहाँ पे हम कहते हैं कि केतु इज इन पुष्कर नवांश। तो जब भी फायर तत्व 159 राशि में हो तो प्लेनेट की डिग्री देखिए 7th नवांश का मतलब होता है 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक है यदि 1, 5 और 9 में, और 9th नवांश का मतलब 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट है तो उसको हम पुष्कर नवांश में कह देंगे। फिर दूसरी राशि आती है आपकी पृथ्वी तत्व या अर्थ एलिमेंट 2, 6, 10। दूसरी राशि है आपकी 2, 6, 10। तो 2, 6, 10 राशि में कोई भी प्लेनेट तीसरे और 5वें नवांश में होता है तो उसको हम पुष्कर नवांश बोलते हैं। तीसरा नवांश शुरू होता है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, और 5वां नवांश होता है आपका 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। अब 2, 6, 10 में हम देखते हैं यहाँ पर केवल एक ही प्लेनेट बैठा है, 6 में कोई नहीं है, 10 में कोई नहीं है, 2 में वीनस बैठा हुआ है। आप देखिए 7 डिग्री 57 मिनट है, इसका मतलब ये आपका 7 डिग्री 57 मिनट है, ये आपके थर्ड नवांश के अंदर आ गया। तो थर्ड नवांश में जब 2, 6, 10 राशि में होता है तो पुष्कर नवांश में है वीनस। पुष्कर नवांश में जो प्लेनेट होता है वो नवांश में या तो शुभ ग्रहों की राशियों में जाता है, चंद्रमा, गुरु, वीनस और मरकरी। देखिए वीनस ये कहाँ पर गया है, वहां पर वीनस को यहाँ पर देखिए तो मरकरी की राशि में गया है, देखिए। मगर उल्टा मत कर लेना कि जो प्लेनेट 12 साइन में वो पुष्कर नवांश में होगा, ऐसा मत मानना। पुष्कर नवांश आपको D1 से ही देखना पड़ेगा डिग्री देखकर। तो मैंने यहाँ पर शुक्र चेक करके आपको बताया कि पुष्कर नवांश में है। अब ये शुक्र यहाँ पर वैसा उच्च का है तो इस इंसान की ये जिंदगी बना देगा जब इसकी दशा आएगी। यहाँ पर स्वराशि का है, यहाँ पर उच्च का है, त्रिकोण का स्वामी है, ये योग कारक प्लेनेट है, मतलब ये इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर भी बना सकता है अपनी दशा में। इसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं पुष्कर नवांश में। इस समय पर जो बच्चा पैदा होगा 20:23 पर, उसका शुक्र उसकी जिंदगी बना देगा। जब भी दशा आएंगी वो मतलब आकाश में चला जाएगा जमीन से, इतना बेटर प्लेसमेंट है इसका। पुष्कर नवांश में D1 में स्वराशि का है, D9 में उच्च का है, तो बेस्ट पोजीशन है इसकी, आप ये मानकर चलिए। और इसके अलावा ये यहाँ पर योग कारक भी प्लेनेट है। फर्दर हम देखते हैं 3, 7, 11। 3, 7, 11 वायु तत्व या एयर एलिमेंट की राशियां होती हैं। इनके अंदर कोई भी प्लेनेट जब 6ठे और 8वें नवांश में हो, छठा नवांश होता है आपका इट इज फ्रॉम 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक, और 8वां होता है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। कोई भी प्लेनेट हो वो पुष्कर नवांश में होता है 3, 7, 11 में। 3 साइन में हम देखते हैं जुपिटर और सन है, तो जुपिटर भी आपका ये 6 में नहीं है,
और सन भी नहीं है, तो ये दोनों ही पुष्कर नवांश में नहीं है। 7 साइन में चले जाएंगे, कोई नहीं बैठा। 11 में राहु बैठा है, तो राहु पुष्कर नवांश में है, ध्यान रखना, क्योंकि 8वें नवांश में है। 26 डिग्री 38 मिनट तक है, राहु पुष्कर नवांश में है। यहाँ पे आपने चेक किया तो नवांश कुंडली में वो इन बेनिफिक प्लैनेट की राशियों में होगा। शुक्र की में, जुपिटर की में, मरकरी की में, मून की में। यहाँ पर राहु को देखते हैं, देखिए वीनस की राशि में है, तो राहु पुष्कर नवांश में है। मगर राहु की तो अपनी कोई राशि होती नहीं है। तो फर्दर हम देखते हैं जल तत्व की राशि 4, 8, 12, उनमें कोई भी प्लैनेट पहले और तीसरे नवांश में हो। पहला नवांश मतलब 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, और तीसरा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। देखते हैं 4 में कोई बैठा है क्या। मरकरी, मरकरी यहाँ पर 16 डिग्री 21 मिनट है, ये पुष्कर नवांश में नहीं है। मगर मून पुष्कर नवांश में है, 2 डिग्री 10 मिनट है, तो फर्स्ट नवांश में है। यहाँ पर नीच का होकर बैठा है, और यहाँ पर ये स्वराशि का बैठा है, तो नवांश में इसकी रिलेटिव पोजीशन बेटर है। मून के लिए मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, शायद आपको मालूम हो कुछ लोगों को। मून यदि D1 में नीच का हो तो D9 में उच्च का नहीं हो सकता। एक मून मात्र एक प्लेनेट है कि आप एक्सटर्नली आपका मन कमजोर है तो इंटरनली वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। कभी भी चंद्रमा D1 कुंडली के अंदर उच्च का है तो D9 में नीच का नहीं हो सकता, D1 में नीच का है तो D9 में उच्च का नहीं हो सकता। केवल चंद्रमा, बाकी सभी प्लेनेट आपके D1 और D9 में बिल्कुल उलट हो सकते हैं। मून, मन आपका जो भी है, आपकी D1 कुंडली से पता चल जाएगा आपका मन कैसा है। D9 में उसका रिलेटिव इंप्रूवमेंट हो सकता है, मगर नीच से उच्च नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाए, जो D1 कुंडली देखेगा, नवांश नहीं देखेगा, जिसे पुष्कर नवांश का अता पता ही नहीं है, वो आदमी यहाँ पर कहेगा इसका तो मन नीच का है और ये तो ऐसा करेगा और वैसा करेगा। ठीक है, ये सारी कहानियां बता देगा। हालांकि नीच भंग होने की भी स्थिति है इसमें, इसका साइन लॉर्ड मार्स है, पर नीच भंग के बारे में बाद में बात करेंगे। नीच भंग बेसिकली एप्लीकेबल कब होता है हम कभी फिर बात करेंगे। स्टिल यहाँ पर ये नीच का मून है, और आप जो केंद्रुम योग जो जानते हो वो ये सोचेंगे कि केंद्रुम योग भी है, इसके 212 में भी कोई नहीं है, तो इसका मन बड़ा ही खराब होगा या मेंटली ये काफ़ी वीक होगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर देंगे। मगर मैं ऐसा बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं प्रेडिक्ट करूँगा, मैं इसके चंद्रमा को जब मैं नवांश में जाकर देखूंगा तो हर तरीके से यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड है। पहली बात ये पुष्कर नवांश में है, फिर ये स्वराशि का हो गया, त्रिकोण में भी बैठा हुआ है। यदि मैं भाव देख लेता हूँ तो देयर इज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। तो इसका चंद्रमा आप जिस तरीके का मानकर चल रहे हो उस तरीके का चंद्रमा नहीं होगा, इसका चंद्रमा काफ़ी ठीक होगा। ये बंदा थोड़ी देर में डरेगा शुरू में, मगर बाद में आप देखोगे सबसे जिसको बोलते हैं स्ट्रांग बनकर बाहर निकलेगा। जैसे कमरे में सबसे झिझकते हुए घुसेगा, परमिशन लेते हुए घुसेगा, मे आई कम इन सर, बेचारा आएगा झुकता झुकता चेयर पे चुपचाप कोने में आकर बैठ जाएगा। कोने में आकर बैठ जाएगा, आप सोचोगे बुद्धू सा है, मगर जब रिजल्ट आएगा तो वन ऑफ द टॉपर्स होगा ये। फिर आप सोचोगे ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसा आया था बंदा और ये टॉप कहाँ से कर गया, इस तरीके का इसका मन होगा। क्योंकि आपने इसकी पुष्कर नवांश की स्थिति, इसलिए देखिए नवांश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को बड़े ढंग से ध्यान रखना है। प्लेनेट की रिलेटिव पोजीशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नवांश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से आप सीख के जाइए ये चीज़ आज की क्लास में। जो लोग नवांश को लाइटली लेते हैं और हम इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि पुष्कर नवांश क्या है, 64th नवांश की क्या स्थिति है, तब हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब यहाँ पर ये नीच का प्लेनेट है आपके सामने। यहाँ पर मैंने शुक्र को कहा, मैंने कहा इसकी ज़िंदगी बनाएगा, 100% बनाएगा, बहुत सारी क्वालिटीज़ होगी, बहुत इम्प्रूव हो गया, लग्न में चला गया, उच्च का हो गया, तो जो स्थिति आपको D1 में दिखाई दे रही थी उससे कई गुना बेटर रिजल्ट देने वाला है। इसका मून भी, तभी तो हम किसी भी व्यक्ति की D1 कुंडली नहीं देखते, इस आदमी का जो नवांश चार्ट है वो D1 से भी ज़्यादा बेटर है। 2 प्लेनेट मैंने आपके सामने देखे हैं, और भी प्लेनेट को देखूंगा तो मैं पता करूंगा। तो देखिए इसका आपका शुक्र D9 में और ज़्यादा इंप्रूव हो गया, इसका मून D9 में ज़्यादा इंप्रूव हो गया। अदर प्लैनेट्स को भी आप देख सकते हो, और इस तरीके से हम इसको पुष्कर नवांश को यूटिलाइज करेंगे। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। ये डाउट था मेरे पास बेसिकली। अब क्या नाम था मैम, मैं नाम भूल गया, सुनीता मैम थी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मेरा ही था सर। हाँ आपका क्लियर हो गया डाउट? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें मैं एक लास्ट में एक टॉपिक और बोलता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं बात हम।
50 नवांश तो मैंने बताया ही था मैडम। राशि तुल्य नवांश पे आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं राशि तुल्य नवांश पे, मैं डालता ही रहता हूँ और उस पर मैंने बता रखे हैं, क्योंकि वो अपना आप में एक टॉपिक है जिसके बेस पर मैंने बताया था कि कोई प्लेनेट किस में गया है आपका, उस राशि तुल्य नवांश की ज़रूरत नहीं होती आपको। ये राशि तुल्य नवांश इनिशियली सीखने पर पता चलता है। आप D1 के कंपैरिजन में किस राशि के अंदर वो गया है D9 के अंदर, उसके बेस पर वो नाड़ी नवांश टेक्निक है, और नाड़ी नवांश टेक्निक के अंदर हम ये देखते हैं कि वो प्लेनेट आपके किस तरीके के किस उसमें गया है, कि वो धनामशा में गया है या विक्रामशा में गया है, सुखामशा में गया है, और उस तरीके के हम उसके बेस पर रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स टू प्रेडिक्ट इट, पर वो इससे एंटायरली डिफरेंट है जो भी हम बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं विष नवांश, तो जैसे मैंने एक 64 नवांश की जो स्थितियां बताई गई वो भी मेलिफिक है 108 नवांश में प्लेनेट की। ऐसे ही आपका क्या होगा कि विष नवांश भी स्थितियां थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। विष नवांश में क्या होता है, मैं आपको इसका क्लियर कर रहा हूं, कोई डरने वाला नहीं होता विष नवांश। हम ऐसा समझें विष नवांश क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आपने शाम को कर्ड जमाया बनाया, मॉर्निंग में आपको खाना है, तो आप स्वाद बना के बैठे हो कि बिल्कुल फ्रेश कर्ड खाऊंगा, पता लगा उसमें थोड़ा सा खटास हो गई, वो विष नवांश है। जब विष नवांश में जब भी कोई प्लेनेट जाता है तो आप उसके लिए कुछ तैयारी कुछ और करके बैठे होते हैं। तैयारी कैसे करके बैठे होते हैं, D1 से आपने देखा कि ये प्लेनेट ठीक ठाक है, D9 में और भी बड़ा बढ़िया हो गया। अब आपकी तैयारी क्या है, आप सोचोगे कि भाई इसके तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं, आप इंतजार कर रहे हो दशा कब आएगी और मेरी ज़िंदगी बनेगी। बाद में पता चलेगा यार ये तो एग्ज़ाम में तैयारी तो मैं IAS की कर रहा था और पता लगा मुझे सेक्शन ऑफिसर बन के रहना पड़ गया। तैयारी तो मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की कर रहा था, तैयारी भी बढ़िया थी, पता लगा क्लर्क के लिए ही क्वालिफाई कर पाया। तो आपका जो एंड में टेस्ट है विष नवांश आपकी उस चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेगा। विष नवांश भी आपके किसी भी प्लेनेट के, जो प्लेनेट विष नवांश में जाता है तो उसके सिग्निफिकेशनों में खटास पैदा कर देता है। खटास का मतलब वो चीज़ खत्म नहीं होती है, खा हम फिर भी लेते हैं, कोई चीज़ थोड़ा खट्टी होती है तभी भी हम खा लेते हैं, फेंकने की स्थिति नहीं होती, बर्बाद होने की स्थिति नहीं होती, मगर वो उस चीज़ के एक तरीके से स्पॉइल कर देता है विष नवांश में पहुंचा हुआ प्लेनेट। अब विष नवांश को भी हम जैसे पुष्कर नवांश है, एक और मैं बीच में बता देता हूँ, यहाँ पर एक पुष्कर भाग आता है। ज़्यादा पुष्कर भाग वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और एक पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं जिस पर प्लेनेट यदि सर्टेन राशियों में हो तो उसके हम पुष्कर भाग बोलते हैं। आपको रेयरली कोई प्लेनेट मिलेगा तो वो पुष्कर भाग में जो आपकी अग्नि तत्व की राशि होती है 159, तो 159 अग्नि तत्व की राशियों में वो पुष्कर भाग में होता है प्लेनेट 21 डिग्री पर। 21 डिग्री पर यदि अग्नि तत्व की राशि में है तो उसको हम कहेंगे ये पुष्कर भाग में है। वो और भी उसकी पुष्कर नवांश की बेस्ट स्थिति होती है, ये मान लीजिए। तो पुष्कर नवांश में अच्छे रिजल्ट देता है, पुष्कर भाग पे बैठा है तो और थोड़े रिजल्ट और भी इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। मतलब आप गए, आपको उसने जिसके घर पे गए उसने कोल्ड ड्रिंक सर्व की है तो पुष्कर नवांश है, और उसने आपको जूस सर्व कर दिया जो आपको पसंद है वो पुष्कर भाग है। मतलब आपकी स्थिति और थोड़ा इम्प्रूव्ड हो जाएगी। ऐसे ही आपका दूसरा, जब आपकी वो 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं उसके अंदर पुष्कर भाग होता है, दैट इज 14 डिग्री, 14 डिग्री पे है तो उसको पुष्कर भाग बोलेंगे। इसी तरीके से तीसरी आपकी 3, 7, 11 राशियां होती हैं जो पुष्कर नवांश होता है 6th और 8th नवांश में, उसके अंदर यदि 24 डिग्री पर यदि वो 21 डिग्री, यस 24 डिग्री पर यदि प्लेनेट है, मैं सारे डिग्री में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 मिनट, 6 और 8 में, तो 6 और 8 वाले में 21 डिग्री होता है, फायर तत्व की राशि में वो 24 डिग्री पर होता है। तो 21 डिग्री पर यदि एयर तत्व की राशि 3, 7, 11 में तो वो पुष्कर भाग माना जाता है। चौथी आती है वाटर तत्व की राशियाँ, तो वाटर तत्व की राशि में यदि 7 डिग्री पे है तो वो पुष्कर भाग होता है, तो वो पुष्कर नवांश का ही एक हिस्सा होता है पुष्कर भाग। तो पुष्कर भाग नहीं भी आपको याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुष्कर नवांश यूटिलाइज कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। नेक्स्ट जो अभी मैं बता रहा था आपको विष नवांश, तो विष नवांश में जब भी प्लेनेट आ जाता है तो आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इनका नाम ऐसा रखा हुआ है कि हम नाम से थोड़ा वो हो जाते हैं, मारक, विष नवांश, तो विष जैसे इट इज़ पॉइजन,
इंग्लिश वर्ड पॉइजन ही है उसके लिए, मगर जो मैंने आपको बताया थोड़ा आपके रिजल्ट में खटास पैदा कर देगा। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके का नहीं होगा, ये मान के चलिए। आपको कहीं यहाँ से ट्रेवल करके जाना है, आपको पहुंचा देगा, पता लगा रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया, 2 घंटे खराब हो गए, आपको स्टेपनी बदलनी नहीं आती है, 2-4 लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उनमें कोई बदतमीज लोग थे, उन्होंने आपसे कुछ बदतमीजी कर दी, कार लेके घूम रहे हो और आपको स्टेपनी बदलनी नहीं आती, नवाब बन के घूमते रहते हैं यहाँ पर, चलो मदद कर देते हैं, यहाँ पर तुम्हारे बच्चे हैं, परेशान हो गए इसलिए, तो आपका क्या हुआ, बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई, मगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। विष्णुवंश का ये वो है। तो विष्णुवंश में क्या होता है आपका, इसकी सर्टेन राशियाँ हैं, देखिए सर्टेन राशियाँ हैं, तो मुझे जो होपफुली शायद याद रहती है मुझे, 1269 साइन के अंदर 1 2 6 9, मतलब आपका एरीज, 2 का मतलब आपका वृषभ हो गया, 6 का मतलब आपका कन्या हो गया, और 9 का मतलब सेजिटेरियस में फर्स्ट नवांश में कोई भी प्लैनेट होता है। 1269 में यदि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठा है तो वो विष्णुवंश में है। दूसरा आपका आता है 3 7 एंड 10 5 3 5 7 10 3 5 7 10 में यदि कोई भी प्लैनेट आपका बैठा हुआ है और वो आपका 5th नवांश में है। 5th नवांश कब होता है? 5th नवांश होता है आपका, इट इज फ्रॉम 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक आपका 3 5 7 एंड 3 5 7 नहीं, यस 3 5 7 10 में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो दैट विल बी इन द विष्णुवंश। और तीसरा जो विष्णुवंश होता है वो होता है आपका 4 8 11 12 4 8 11 12, इसमें तीनों वाटर तत्व की राशि हैं। 4 8 एक्चुअली यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है इसलिए थोड़ा या कई बार मिस हो जाता है। 4 8 11 12 के अंदर कोई भी प्लैनेट यदि 9th नवांश के अंदर है, 9th नवांश होता है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, तब विष्णुवंश में। आप अपनी कुंडली में पकड़ लीजिए कोई प्लैनेट विष्णुवंश में है क्या, तो वो आपको अपनी दशा और अंतर दशाओं के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और प्रॉब्लम कैसी क्रिएट करने वाला है, आपके जो रिजल्ट है उसका टेस्ट थोड़ा सा सार कर देगा, खट्टापन आ जाएगा उसमें, मजे में कमी कर देगा। मजे आपने पूरे कर लिए और एंड में कुछ हो गया, खाना वाना खाने लगे, टेस्ट वेस्ट ले लिया, पता लगा इसके बाद आपकी प्लेट में पानी गिर गया एंड में, तो लास्ट वाला आपका जो टेस्ट है उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घबराने की ज़रूरत है कि वो आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये विष्णुवंश हो गया आपका। एक लास्ट जो मैंने बताया था, और ये बहुत ही सटीक फॉर्मूला है, आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो इसको ज़रा चेक करना। 55th नवांश, तो ये आपका CS पटेल सर इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया करते थे, SK मेहता सर भी इसको बहुत यूटिलाइज किया करते थे 55th नवांश को। आप कुंडली का 55th नवांश पकड़ लीजिए। अब 55th नवांश लगने से देखना है, बस सीधा सा नियम है। इसके मैं 2 तरीके बता देता हूँ, आसान तरीका अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 55th नवांश कैसे निकालते हैं। लगने से निकालना है आपको और नवांश में जाके निकालना है। देखिए ये आपकी नवांश कुंडली है, तो यहाँ से ये जैसे मैंने आपको 64th बताया था, यहाँ से गिनना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाता है। यहीं पे 24 होगा, यहीं पे 36 होगा, यहीं पे 48 होगा, 49 50 51 52 53 54, ये 55 आपका 55th नवांश है। दैट इज द 6th साइन। ये 55th नवांश होता है, 6th साइन में आपका 55th नवांश आएगा। और तो जब भी आपका इस 6th साइन से, या यहाँ पर मान लीजिए नवांश कुंडली का 7वां भाव हो गया अक्सर, तो इससे जब भी आपका कोई भी मैलिफिक प्लैनेट आपका ट्रांजिट करेगा, कोई भी मैलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेगा। यहाँ पे बाकी से 55th नवांश आपको निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हम नवांश की लगने से फाइंड आउट करेंगे। मैलिफिक प्लैनेट का जनरली वैसे तो स्लो मूविंग प्लैनेट भी प्रॉब्लम करेंगे, मगर मैं प्रॉब्लम को डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। सैटर्न यदि आपका आ रहा है इस पे, तो वो आपका सेपरेशन क्रिएट करेगा दोनों में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई डिवोर्स हो जाएगा। सेपरेशन का मतलब मान के चलिए कि वो वहाँ पर घर के अंदर ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, या और लंबे समय तक डिस्प्यूट चलने वाला है। यदि राहु आएगा तो वो ऐसी चीज़ों पे डिस्प्यूट क्रिएट होगा। वाइफ कहेगी मुझे सोने का हार दिलाओ, हस्बैंड नहीं दिलाएगा, या हस्बैंड कहेगा आप मुझे ये दिलाओ। वो उन दोनों की जो वो क्या कहते हैं ना, विशेष
जो इच्छाएं हैं उनमें डिफरेंस होगा, इस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होगा। केतु होगा तो केतु जब ट्रांजिट करेगा तो जिसके भी ट्रांजिट कर रहा है हस्बैंड वाइफ में से, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा, धर्म की तरफ चला जाएगा, और तो दूसरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि क्या रोजाना मंदिर चले जाते हो, मंदिर में जाकर बैठ जाते हो, यही सारा काम धाम छोड़कर ये कोई पूजा पाठ करने लग जाते हो, सन्यासी बन जाओ, इससे अच्छा, इस तरीके का होगा। और जुपिटर यदि आ जाएगा तो वो पर्सन एक्चुअली जुपिटर से रिलेटेड कुछ ही एक्टिविटीज करेगा, मतलब वो भी उस एक्टिविटीज की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो जुपिटर से रिलेटेड एक्टिविटीज भी आपकी होती हैं, जिनमें कि सपोज कोई मठ या ऐसी कोई चीज़ों से जाकर वो अटैच हो गया है, वाइफ को छोड़कर ही चला गया, या धार्मिक स्थान पर जाकर बस गया, इस तरीके की चीज़ें होंगी जिनसे उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो ये इन सब चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लेना है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उनके बीच में, मगर डिस्प्यूट डेफिनेटली रहेगा और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहेगा। इस तरीके से हम 55th नवांश को यूटिलाइज कर सकते हैं ओनली यूजिंग द ट्रांजिट आप यूटिलाइज करिए, बाकी कुछ आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ना कोई दशा यूज करने की जरूरत है। मगर बाय द वे उस प्लेनेट की दशा भी आ जाती है और वहाँ पर स्लो मूविंग प्लेनेट का ट्रांजिट आ जाता है, तो उस समय पर वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाएगी। एंड इन दिस वे आप इसको 55th नवांश को यूटिलाइज करिए। आपके पास यदि आपके घर में भी सभी के बीच में हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ का चलता ही रहता है, अप एंड डाउन रिलेशंस में, पता लगा 3 दिन के लिए नाराज हो गए, आप देखिए कहीं आपका कोई स्लो मूविंग प्लेनेट तो 55th नवांश पे नहीं है जिस दिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। स्लो मूविंग प्लेनेट भी क्रिएट करता है प्रॉब्लम जब भी आता है, मगर वो शॉर्ट टर्म की होती है, 2-3 दिन की होती है, इसलिए उस पर हम फोकस नहीं करते। मगर 55th नवांश पर जब भी ट्रांजिट आएगा जरूर कुछ ना कुछ तो आपका प्रॉब्लम अराइज होगी, मगर मेनली स्लो मूविंग प्लेनेट करते हैं जो दिखाई देगी। फास्ट मूविंग प्लेनेट की प्रॉब्लम जैसे आम बोलचाल में एक दूसरे से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया और उसके बाद खत्म हो गया, इस तरीके के डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। जी सूद साहब। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब हम डायरेक्टली 210 डिग्री जोड़कर D1 से ही सीधा सीधा राशि देख सकते हैं, तो हमें ये नवांश में जाके चौथा घर या फिर 7वां घर 55th के लिए देखने की जरूरत क्या है? सर ऐसा है कि जो 210 डिग्री वाला मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हमें तो जो पढ़ाने वाले इसी तरीके से 55 का 320 से मल्टीप्लाई करके 55 की जो फिगर आए वो आपकी बात ठीक है, मगर उसको बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। तो उसका क्योंकि सीधे सीधे 8वें जहां बैठा है वहां से 8वें घर का पहला वो मतलब देख लिया जाए नवांश उसमें कौन सा चल रहा है, तो वो सीधे सीधे पता चल जाएगा। एनीवे दैट वाज जस्ट, मुझे लगा कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा। 8वें घर का पहला नहीं होगा, नहीं पहला या दूसरा तीसरा जो उसमें 9 होते हैं, तो वो तो मैंने वीडियो में मेथड एक्सप्लेन किया है, पर वो सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए प्रैक्टिकल यूज के लिए डिग्री वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती, नवांश कुंडली होती है उससे सीधा पता चल जाता है, इसलिए मैंने बताया। वो तो आपने मेरा वीडियो नहीं वो बात आप तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है जो चीज आप बता रहे हो। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे डाउट हो गया कि मैं गलत तो नहीं सोच रहा। नहीं सर, मैंने जो वीडियो है मेरा उसके अंदर आप जो बता रहे हो वही मेथड एक्सप्लेन किया है। ठीक है सर, थैंक यू। कि उसको आप इस तरीके से निकालोगे तो कहाँ पर आएगा, वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, पर उसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वो डाउट्स आने लग गए, तो हमें सब लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। जी हितेश गौड़ जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर, ये जो 64 नवमान से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन, कि अगर सपोज एक किसी भाव के अंदर एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं, 3 या 4 बैठे हुए हैं, तो जो फोर्थ उस हाउस से जो फोर्थ होगा वो 64 नवांश होगा, तो जब भी गोचर करेगा तो उन जो चारों ग्रह बैठे हुए हैं उन सभी के सिग्निफिकेंस खराब करेगा। बिल्कुल, नवांश कुंडली के अंदर प्लेनेट का कंजंक्शन अच्छा नहीं होता, आपका जितना कम कंजंक्शन है उतना नवांश कुंडली आपकी बेटर मानी जाती है। यदि आपके 2-3 प्लेनेट बैठे हुए हैं वहां से ट्रांजिट करेगा तो आपका ओवरऑल आपको पता लगेगा चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके ठीक सर, थैंक यू सर। भावना मैम। यस सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, नवांश के केंद्र में अगर अधिकतर ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब है कि लाइफ में टेंशन ही टेंशन है। केंद्र में बैठे हैं तो टेंशन नहीं है। नहीं। मतलब लगभग सारे ही ग्रह जब उसको
लड़का है तो बहुत सारी लड़कियां मरती होंगी, और औरत है तो उसको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे। अच्छा सर, क्योंकि सर मतलब हर ग्रह से मतलब फोर्थ हाउस में कोई ना कोई बैठ गया ना फिर तो। देखो वो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन सफर करेगा ना केवल, ऐसा ना है आपकी अच्छा। हमारी जो लाइफ होती है उसमें आप कभी भी एक अपनी डायरी बना लेना, आपका कोई भी 2-3 महीने बगैर प्रॉब्लम के नहीं गुजरेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती है, यस छोटी सर, वो या तो है। बड़ी, आपको हमेशा चिंता रहती है। जो पेरेंट्स बन जाते हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो चिंता है, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो चिंता है, किसी की मैरिज हो गई है तो चिंता है, किसी की बहू से नहीं बनती, किसी के पोते नहीं हो रहे, बेटा मिलने नहीं आ रहा, बेटी मिलने नहीं आ रही। तो हमारी लाइफ इज ओनली फॉर ट्रबल्स। अब ट्रबल्स क्या होगा, किस चीज़ से रिलेटेड आएंगी, हमारी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा इंडिकेट कर देती है कि आपको कब कौन सी ट्रबल आनी है। केंद्र में यदि चारों जगह पर प्लेनेट बैठे, कहीं भी बैठे हो, आपका ये मानकर चलो कि प्रॉब्लम्स तो लगातार बनती चलती रहती हैं और वो बनी रहेंगी। तो मतलब वो लाइकेबल पर्सन है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नवांश में जिसका ये एक सूत्र है, नवांश में केंद्र स्थान जिसके हो उसकी नवांश कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। नवांश कुंडली होती है पार्टनर की, साथी की। तो स्ट्रांग होने का मतलब है साथी बहुत मिलेंगे उसको, जब चाहेगा तब साथी मिल जाएगा। तो वो मतलब उसको एक तरीके से बहुत पॉजिटिव भी नहीं लिया जाता, पॉजिटिव भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। नवांश कुंडली केंद्र स्थानों में हो तो उसको शुक्र से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस उसके बड़े अच्छे होते हैं, मतलब उसको सुख मिलता है उस चीज़ का। तो उसको आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। थैंक यू सर। परवीन जी। सर नमस्ते सर, मेरा ग्रहों के बलाबल को लेके है। जैसे हम शनि को देख रहे हैं कर्म कारक, D1 में तो वो है थोड़ा ठीक पोजीशन में है, D9 में जाके थोड़ा वो हो गया, शत्रु राशि में चला गया या हो गया डाउन हो गया, मतलब पोजीशन देखा खराब हो गई। लेकिन जब हम कर्म की बात करते हैं D10 में जाके उच्च का हो गया वो, तो इसको हम क्या समझे, मतलब बीमारी तो दे सकता है लेकिन कर्म के लिए ठीक रहेगा? नहीं वो ठीक है, D10 को फिर D10 के हिसाब से देखना पड़ेगा, केवल उच्च से काम नहीं चलेगा ना। नहीं मतलब पोजीशन इंप्रूव हो गई, कहने का मतलब जो D9 में हम देख रहे थे बेकार खराब हो गया, नहीं लेकिन अब जब D10 पोजीशन तो आप D1 और D10 के बेस पे ही देखो उसका ओवरऑल कि आपका सैटर्न कैसा है। अब D10 में यदि वो जाकर बेटर है तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड ठीक है, वो उतने खराब रिजल्ट नहीं देगा, या मतलब ओवरऑल देखना पड़ेगा। इन वन को मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा हो गया, क्योंकि D10 को D10 के हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर वो उसका क्या लेना देना है D10 में, ये देखना पड़ेगा ना मैं कि वो आपका उसका कोई रोल भी है कि नहीं D10 में प्रोफेशन से रिलेटेड। सपोज आप कह रहे हो उच्च का बैठा है मगर उसका कोई रोल ही नहीं है, तो वो उच्च का किस काम का, प्लेनेट का हमको रोल भी देखना पड़ेगा ना D10 में। जब लेकिन कारक तो है ही सर, वो कर्म का कारक तो है ही सर वो। नहीं उससे कोई उतना कोई लेना देना नहीं। आपका कारक यदि मरकरी स्ट्रॉन्ग है D1 में तो वो ज्यादा रोल प्ले करेगा एज कम्पेयर टू सैटर्न। ओके, तो आपने बताया था आज वीडियो में शायद। हाँ तो जो भी स्ट्रॉन्ग है ना दोनों में कारकों में से, उसका ज्यादा रोल होगा एज कम्पेयर टू द वीकर वन। वीकर वन को तो वैसे हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। कारक आपका सपोज आपका D1 में मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो हमें एक्चुअली मरकरी को ही देखना चाहिए D1 में, ना कि सैटर्न को। तो अगर स्ट्रॉन्ग होने के बाद D10 में जाके खराब हो जाता फिर तो और ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा सर। नहीं प्रॉब्लम क्यों कर देगा अब नहीं मेरा मतलब मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा सर। मैं जैसे D1 और D9 को तो हमने समझ लिया, लेकिन जब हम स्पेसिफिक किसी वर्क से रिलेटेड डिवीजन चार्ट में जा रहे हैं, वहां पे पोजीशन क्या तो इंप्रूव हो रही है या हाँ डिटोरिएट हो रही है? आपका प्रोफेशन थोड़ी बताता है, डिविजनल चार्ट तो आपको उसकी क्वालिटीज बताएगा प्रोफेशन की। अब उसका कोई मतलब भी होना चाहिए ना प्लैनेट का, भाई कर्म कारक क्यों मान रहे हो आप उसे, उसका उससे पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में उसका कोई रोल है वो डिसाइड करके हम देखेंगे ना। यदि उसका रोल है वो लग्न लॉर्ड बन रहा है, 10th लॉर्ड बन रहा है, कुछ बन रहा है, तभी तो हम कहेंगे कि भाई सैटर्न की यहाँ पर अच्छी स्थिति है। इसलिए ये आपको जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है उतनी प्रॉब्लम नहीं देगा, आपका प्रोफेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट देगा। ठीक है सर। नीलम मैम। सर मैंने ये बल के लिए ही पूछना था कि कोई ग्रह D1 में अच्छा है लेकिन वो नीच का होकर तीसरे छठे उपच्य भाव में बैठ जाता है। कहाँ पे? तो D9 में जैसे कहते हैं ना उपच्य भाव में नीच का ग्रह अच्छे फल देता है, तो क्या ये मानेंगे ऐसे? नहीं पहली बात तो ये कि आपका क्वेश्चन बढ़िया है कि D9 में जो हम उपचय भाव वगैरह जो देखते हैं ना, वो D9 को दो पर्पज से देखा जाता है। ठीक है, एक पर्पज होता है D9 को देखने का मैरिज,
उसको अलग तरीके से देखा जाए, तब रोल प्ले होगा उपचय भाव का। ठीक कि ये है। उपचय भाव में जब आप मैरिज देखना चाहते हो तब आप देखना चाहोगे कि फलाना प्लेनेट उपचय भाव में, फलाना प्लेनेट ये है। मगर आप जब बलाबल देख रहे हो D1 और D9 में, तब आपको ना उपचय देखना है, ना लगन देखनी है, ना कुछ देखना है। तब आपको देखना है, आप भाव जरूर देख लीजिएगा कि 6 8 12 है या आपका केंद्र त्रिकोण है, मगर आप मेनली देखोगे स्वराशि का है, उच्च की राशि का है, ये चीज़ें देखोगे, उपचय भाव नहीं देखोगे। जब आप मैरिज देख रहे हो, जब ऐसे D9 मैरिज के लिए D9 को अलग से आप एनालिसिस करोगे। समझ। एक देखिए, दो तरीके का एनालिसिस होता है D9 का। एक तो D1 के प्लेनेट को D9 में देखते हैं कैसा रखा है, वो एक अलग एनालिसिस है। एक हम D9 को इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह देखेंगे, वो एक अलग एनालिसिस है। फर्दर जो आप नियम बता रहे हो कि 3 6 और 12 का होता है, उपचय का नहीं होता, वो आधा अधूरा है। ये श्लोक नंबर 78 है लघु पराशरी का योगाध्याय का, कि 3 6 11 12th हाउस में नीच के प्लेनेट जो होते हैं वो उच्च की तरह बिहेव करते हैं, मगर उसमें दो कंडीशन है। आपका लग्न लॉर्ड स्वराशि का होना चाहिए या उच्च का होना चाहिए, और लग्न को एस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा। मगर वो जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जो मैं भी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस कर रहा था, आपकी कुंडली का एक भी राजयोग फल नहीं देगा यदि आपकी लग्न कमजोर है और लग्नेश कमजोर है। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर, हाँ, लग्न शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये दिमाग में बिठाइए। लग्न आप सबसे पहले देखिए, आपने वो पता लगा आपके अंदर गजकेसरी योग है, ठीक है, गजकेसरी योग है, आपको मंदिर में ले जाके बिठा देगा यदि आपकी लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। ठीक है। जुपिटर और मून का वो हो गया ना, तो गजकेसरी योग वाले प्याऊ पे पानी पिलाते रहते हैं, या जो भंडारे में जो सबसे आगे वो पिला रहे होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक लोगों को, उतर के वो गजकेसरी योग वाले होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता उनकी जिंदगी में। मगर वही गजकेसरी हो, यदि आपकी लग्न स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो भंडारे लगवाता है फिर। मतलब वो ऑर्डर दे देगा, दिल्ली में 50 जगह पे भंडारे लगा दो और ये बोरे में नोट पड़े हैं ले जाओ। वो होगा जिसकी लग्न स्ट्रॉन्ग होगी, और जिसकी लग्न वीक होगी उसका गजकेसरी हो गए, वो ऊपर उसमें बर्फ मिला रहा होगा जो वहाँ पे शरबत बट रहा होगा उसके अंदर। तो दोनों काम कर रहे हैं एक ही, ठीक है। दूसरा देखिए, गजकेसरी योग का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। आपने मुकेश अंबानी सुना है? सबने सुना है ना मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी जिस कार में चलता है वो करीब 20-22 करोड़ की कार है। उसका ड्राइवर कौन सी कार में चलता है बताओ? उसी में चलता है ना। तो मुकेश अंबानी जिस कार में चलता है उसका ड्राइवर भी उसी कार में चलता है। मुकेश अंबानी जिस ऑफिस में बैठता है उसका ड्राइवर भी उसी ऑफिस में बैठता है। हाँ। सब कुछ सेम है ना। हाँ। ऑलमोस्ट खाना भी वो वही खाता है, कोई ज्यादा बेटर खाता है ड्राइवर मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी तो 5 बीपी की टैबलेट खाता है, 4 शुगर की टैबलेट खाता है, और उसका ड्राइवर अपने जो भी है सारा कुछ अच्छा खाता है। मगर जैसे ही मुकेश अंबानी निकलता है अपनी कार से, उसके आसपास 50 लोग एकदम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और ड्राइवर को कोई नहीं पूछता। दोनों की कुंडली में गजकेसरी योग है, ठीक है। मगर एक की लग्न स्ट्रॉन्ग है और एक की लग्न क्या है, वीक है। तो वो गजकेसरी योग को यूटिलाइज वो भी कर रहा है, मगर लग्न वीक है तो उसको उतने लिमिटेड रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हर एक योग में, राजयोग में, अब ये नियम बना लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है कि आपके राजयोग पे खुश कभी भी मत होइए। बहुत कम लोगों की लग्न स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए राजयोग के फल नहीं मिलते। ठीक है सर। एक और है कि पुष्कर नवाश में है कोई ग्रह, लेकिन वो D1 में पीड़ित है, तभी भी वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, ठीक। पुष्कर नवांश मतलब वो आपका दूध का धुल गया, दूध से धुलना जिसे बोलते हैं ना, वो पुष्कर नवांश है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। देवेन यादव जी। हाँ जी, तो अभी आपने जो 55th नवमास की जो बात की, इसमें D9 चार्ट में मानो सैटर्न अभी ट्रांजिट में चल रहा है और कर्क लग्न की D9 में कर्क लग्न आता है। तो सैटर्न 7th हाउस पे से पास हो रहा है, वो स्वग्रही है। लग्न में तो 7 से नहीं पास होगा ना। कर्क लग्न, कर्क D9 का लग्न बोल रहा हूँ। D9 का है तो 7 में तो 10 साइन होगा ना। 7 पे 10 साइन होगा। तो और मानो 55th मास तो 10 साइन हो गया। हाँ, तो सैटर्न वहां से ट्रांजिट कर रहा है। कहाँ कर रहा तो है?
अभी तो 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है सेटर्न। नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अभी तो नहीं, हाँ। लेकिन मानो वो 10 साइन में से वो पास हो रहा है ट्रांजिट में से, हम्म, तो वो स्वग्रही होते भी वो खराब रिजल्ट देगा क्या? बिल्कुल स्वग्रही का कोई ट्रांजिट में बहुत रोल नहीं होता। ओके। ट्रांजिट में स्वग्रही को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हालांकि ठीक है वो, बट वो जैसा मर्जी हो 64 नवांश से ट्रांजिट करेगा, स्वग्रही हो कुछ भी हो, क्योंकि वो उस प्लेनेट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना वो, तो पर्टिकुलर Okay. जो आपका सिग्निफिकेशंस को, जैसे 64 नवांश में उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइप का रिजल्ट खराब मिलेगा, इसका मतलब नहीं उसको सारे रिजल्ट खराब मिलेंगे, और कहीं बेटर करेगा, मगर वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। ओके, समझ गया, थैंक यू। हरेश जी, हरेश बघेला जी। हाँ सर, विनस मेष लग्न की कुंडली में प्रबल मार्ग है, तो वो पुष्कर नवांश में चला जाता है तो भी वो लाभ करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, मगर मारक मैंने बताया था, जब मारने का समय आएगा तो मार देगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। नहीं, देखो मैंने पहले ही बताया, पुष्कर नवांश का जो प्लेनेट है वो मारक है तो मारेगा, बाकी कोई वो अच्छे ही रिजल्ट देगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मैम। हाँ सर, नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि कोई ग्रह 64वां नवांश है और वो ही पुष्कर नवांश है, तो हम उसके लिए कैसे देखेंगे? फिर आप नलीफाई कर दीजिए, वही एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है कि भाई पुष्कर नवांश में भी है, 64 नवांश में भी है, तो वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा यदि दोनों ही है तो। प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और बेनिफिट, मतलब वो भी अच्छा। आप कह सकते हो कि आपको एक आध कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो अच्छे रिजल्ट भी दे देगा। इन जनरल आप ये मान के चलिए कि प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसमें ऐसी स्थिति बहुत कम मिलेगी, पर मिल जाती है तो आप ये मान के चलिए कि वो अब आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं करेगा बिकॉज वो पुष्कर नवांश में है। मगर फर्दर आप ये भी कह सकते हो कि वो कोई आपको बहुत अच्छे भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो 64 नवांश में भी आ गया, तो आपको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। ओके, थैंक यू जी। विजय लक्ष्मी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर, मेरे को अभी आपने लगन के बारे में बात करी, तो मेरे को एक क्वेश्चन मन में आया है कि जैसे बुध होता है तो कई बार ये 12 नंबर में चला जाता है, लेकिन 7 शुक्र के होने से इसका नीच भंग हो जाता है, तो ये लगन की स्थिति क्या कहलाएगी इस कॉन्टेक्स्ट में? नीच भंग पे मैं बाद में बात करूंगा। मेरा नीच भंग पे या विपरीत राजियों पे कुछ अलग व्यू है, जो आप लोग समझते हो वो मैं उसको नहीं मानता। मेरा मतलब नीच भंग कुछ नहीं होता अपने आप में। नीच भंग तो ये है कि आपको किसी ने मेरे को मारा और इसके बाद पुचकार दिया, बस टॉफी और दिया। नवमास में वो उचका हो तब भी इसको कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, आप जब D1 के अंदर आप यदि उसको हम देख रहे हैं तो नवांश में उसकी दशाओं के अंदर रिजल्ट तो ठीक है, मगर जो हम ओरिजिनल कंडीशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, अब लगन तो स्ट्रांग नहीं हुई ना D1 की। ठीक है, मतलब योग ज्यादा कारगर नहीं होंगे, है ना? देखो D1 की लगन जो है वो नीच भंग होने से तो कोई स्ट्रांग नहीं हो जाता प्लेनेट। नीच भंग का मतलब क्या है, देख सब लोग समझिए नीच भंग को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। नीच भंग का मतलब है, गलत का मतलब हो सकता है वो सही करते हो, पर जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बता रहा हूँ। नीच भंग ये होता है कि हम बहुत बुरी स्थिति में भी निकल के बाहर आ जाएंगे। आप कोई यदि इसका ये इंटरप्रिटेशन कर लेता हो कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप बुरी, जैसे देखो एक जगह पर हमें एंट्री करनी है, सपोज आपका जब शुरू में कोरोना आया था तो जो टेस्ट हो रहा था उसमें 500 लोगों की लाइन होती थी। अब आपका 450वां नंबर है, ठीक है, 450वां नंबर है, अब आपका नंबर आएगा अपने नंबर पे। ये तो है नीच होना कि 500 की लाइन में आप 450 नंबर पे खड़े हो और शाम को आपका नंबर आ रहा है। नीच भंग ये है कि आप 200-250 नंबर तक आगे चले गए, इसके बाद आपको कोई मिलने वाला मिल गया, उसने कहा मैं तेरा टेस्ट करवा देता हूँ, तो 250 की लाइन तो आपने कवर की ना। आपको ये थोड़ी है कि इजीली। और उच्च की स्थिति ये है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब जो टेस्ट कर रहे हैं वही मामा जी हैं,
तो वो कहेंगे हाँ बेटे चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, मैं तेरा टेस्ट करके अभी रिपोर्ट ला कर दे रहा हूँ, वो उच्च की स्थिति है। तो नीच भंग के अंदर आपको पूरी स्ट्रगल करने के बाद रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज नीच भंग। लोग क्या सोचते हैं कि नीच भंग में तो पता नहीं क्या हमें राजयोग मिल जाएगा। राजयोग इट इज नथिंग राजयोग, आप इसको नीच भंग तक समझो बस, कि आपकी नीच की स्थिति एक तरीके से खत्म हो गई है और आपने एक नॉर्मल स्थिति के रिजल्ट मिलोगे, मगर नॉर्मल से ऊपर कभी नहीं होता नीच भंग। नहीं सर, मेरा डाउट ये था कि अभी जो मेरे से पहले मैडम ने बात की, आपने उनको ये बोला ना कि लगन की स्थिति पे जो हमारी कुंडली योग दिखाती है उनका कारगर होना, मतलब उनका फलित होना लगन की स्थिति पे ज्यादा डिपेंड करता है। मैंने से उससे थोड़ा तो मेरे मन लगन में की स्थिति की कंडीशन ये है, लग्न लॉर्ड एक्सोल्टेड ऑन साइन होना चाहिए और लगन को एस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और पूछ सकते हैं कि जैसे किसी भी हम किसी का भी उपदेश वगैरह सुनते हैं, जो महात्मा होते हैं बड़े बड़े, सब कर्म बेस कर देते हैं। हम ज्योतिष करते हैं तब भी यही मानते हैं कि कर्म बेस है, ठीक है। चलो अगर पिछले जन्म का कोई कर्म है तो ये सर्कल सारी उम्र ही क्यों चलता है? कोई किसी को बहुत दुख बड़े बुढ़ापे में आता है तोड़ देने वाला, किसी को बचपन में बहुत ऐसा आ जाता है। तो ये अलग अलग स्टेज पे जो सिलेक्शन होता है वो किस बेस पे होता है? किसी किसी को बचपन में बहुत पीड़ाएं मिलती है, माँ बाप मर गया बेचारा नाथों की तरह पला गया, किसी को बुढ़ापे में सब जो भरी जवानी में बच्चे का एक्सीडेंट में मौत हो गया। तो ये ईश्वर ने ये सिलेक्शन कैसे किया कि इसको किस उम्र में? क्योंकि दुख तो सगा संचित आ गया पिछले जन्म से अगले जन्म में हमने जो जन्म लिया है, तो बट ऑब्वियस है। तो लेकिन ये किस उम्र में हमें, ये बड़ा तो मैसेज नहीं, वो तो आपका दशा सिस्टम है ना, वो डिसाइड करता है ना आपको क्या मिलेगा। फिर आपके करंट कर्मास हैं, आप इस जन्म के अंदर कर्मास करते हो और उनकी भी सजा आपको इसी जन्म में मिलती है, बहुत सारे कर्मास की। तो आपको जैसे हम पहली बात तो आपका दशा सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको जिंदगी के कौन सी स्टेज पे क्या चीज़ होनी है, वही तो कुंडली है और क्या है। जो हम टाइमिंग करते हैं इवेंट की, टाइम का मतलब आपकी जिस ग्रह की जब दशा आएगी उस समय पर उससे रिलेटेड इवेंट होने वाले हैं। फर्दर उनके अंदर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस जन्म के अंदर कर्मास बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सारे कर्म कठोर करके कर रहे हो, तो आपका कोई भी आपको सिग्निफिकेशन, हमारे 3 तरीके के कर्म लेकर आते हैं प्रारब्ध से। एक वो कर्म होते हैं जिन्हें कि टाला ही नहीं जा सकता है, दूसरे कर्म हैं जिन्हें टाला जा सकता है, और तीसरे कर्म है उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो जो पहले वाले कर्म हैं वो तो जब भी जिस उम्र में भी उस प्लेनेट से रिलेटेड दशा आएगी, वो विधाता डिसाइड करता है कि कब आपको फल मिलने वाले हैं। वो दशा से पता चल जाएगा आपको हमें कब फल मिलेंगे। मगर जो इस जन्म में हम कर्म करेंगे उसके भी फल मिलेंगे हमें डेफिनेटली, और अभी भी मिल सकते हैं और बाद में भी मिल सकते हैं। अभी इस जन्म में भी मिल सकते हैं और हम उन्हें इकट्ठे करके अगले जन्म में ले जाएं तभी भी मिल सकते हैं। क्योंकि आपने किसी को गाली दी, वो यूनिवर्स में घूम रही है गाली, कि मैंने कहा बदतमीज, तो वो बदतमीज वर्ड यूनिवर्स के अंदर चला गया, मेरे खाते में लिखा गया है, और वो घूम रहा है और वो कब आके मेरे से टकराएगा। अब वो इस जन्म में टकरा जाएगा, 10 साल बाद भी आके टकरा सकता है, 20 साल बाद भी आके टकरा सकता है, एंड सो ऑन। होगा जरूर, इस जन्म में नहीं हुआ तभी भी वो मेरे खाते में चढ़ गया कि मैंने किसी को बदतमीज बोला है, तो वो अगले जन्म में भी आएगा। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, आपके एस्ट्रोलॉजी उसी पर बेस्ड है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्मा रिटर्न्स, जो आपने काम किए हैं वो लौट कर आएंगे, मगर उसकी टाइमिंग आपकी दशा सिस्टम डिसाइड करता है कि मैंने जो कर्म किए मुझे किस दशा में फल मिलने वाले हैं। इस जन्म के कर्मों का जो फल मिलेगा वो आपकी प्रश्न कुंडली की दशा डिसाइड करेगी। प्रश्न कुंडली की भी दशा होती है, आप जो इस जन्म में कर्म करते हो उसके हिसाब से आपकी रोजाना नई प्रश्न कुंडली बनती है। आप प्रश्न कुंडली से देखिएगा, आपकी उस समय पर जब आपके साथ मिसहैपनिंग हुई होगी या प्रॉब्लम आई होगी, आपकी जन्म कुंडली की दशाएं भी उसी से रिलेटेड होंगी और प्रश्न कुंडली की दशाएं भी उसी से रिलेटेड होंगी। सर एक और पूछ लो इसी से रिलेटेड, और सर प्लीज, अगर किसी को एतराज नहीं हो तब पूछूंगी, वरना कई बार सब परेशान हो जाते हैं। चलो मैडम पूछ लीजिए, टाइम बहुत हो गया अब। बस मैं बस उसके बाद कुछ नहीं। क्यों सर, और प्लीज सबको माफ कर दीजिएगा किसी को बुरा लगे तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी कुछ लोग जैसे बात करते हैं कि हमारे कर्म तो सर लगातार सब करते करते हैं, सन्यासी हो जाना अलग बात है। तो कुछ ऐसा भी होता है हमारा कोई पेंडिंग हमारी संतान को या हमें अपने पेरेंट्स का होता है, ये भी बंधन क्या है, और ऋणानुबंधन यही तो है। आप पैदा इसीलिए हो एक दूसरे से कोरिलेटेड हो,
आपने पिछले जन्म में भी एक दूसरे से कुछ ना लेना देना छोड़ रखा है। 3 दशाएं आपकी जिंदगी की इसी काम के लिए होती हैं, राहु की दशा, केतु की दशा, सूर्य की दशा। आप अपने राहु की दशा में जिन भी लोगों से आपका कनेक्ट होगा उनसे आपने लेना है पिछले जन्म का। केतु की दशा में जिनसे भी कनेक्ट होगा उनको आपने देना है। सूर्य की दशा में जिनसे भी कनेक्ट होगा उनका आपसे आत्मिक लगाव है। 3 तो वो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल है, बाकी सभी दशाओं में कनेक्टेड होते हैं आपसे, वो सब इंटरनल लोग होते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी लोग बाकी दशाओं में आएंगे उनका, जैसे आपका मैरिज हुई, पुत्र हुआ, सपोज आपकी राहु की दशा में मैरिज हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको आपके पति ने देना है, इसलिए वो आपसे शादी कर रहा है। केतु की दशा में मैरिज हो रही है तो समझ लीजिए आपके ऊपर उधार है। और सूर्य की दशा में मैरिज हो रही है तो समझ लीजिए आपका आत्मिक लगाव है। बाकी दशाओं में मैरिज है तो वो ऋणानुबंधन है। ऋणानुबंधन का मतलब है हम एक सर्टेन कॉज से दोनों अटैच्ड हैं, कि हमने कोई एक अपराध एक साथ किया है या हमने कोई कर्म एक साथ किया है, तो जिनका हम एक्चुअली इस जन्म के अंदर जब हम घर के अंदर हस्बैंड वाइफ होते हैं या बच्चे होते हैं, सब कई सारी चीज़ों को हम एक साथ भुगतते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। तो हमारी कनेक्टेड डेस्टिनीज होती हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से हम को रिलेटेड होते हैं। जब हम एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं तो उसी के बेसिस पर हमको वहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं। इस जन्म में वो काटना पड़ता है, तो वो सब कुछ लिंक्ड है मैडम। ठीक है सर। वो कह रहा है सर आई मेट यू इन राहु दशा एडी तो आपने मेरे से रिसीव करना होगा कुछ चलो मैं लास्ट क्वेश्चन है, संतान पे पर्टिकुलर फोकस करके पूछ रही थी कि हमारा जैसे कुछ रह गया किसी का देना लेना, तो वो हमें अगले जन्म में पे करना है या हमारे बच्चे उसको सफर करते हैं? क्यों मैडम उन क्वेश्चन में क्यों पढ़ रहे हो आप? फिर मेरे प्रवचनों में आना, तब मैं आपको बताऊंगा। बस मैं यही चाह रही थी कि आप इसको कहो कि मैं चाह रही थी आपको मैं कहूँ कि कैसा कभी इस पे कभी क्लास करिए लाइव या ऑनलाइन। क्या होता है कि जो बहुत सारे टॉपिक्स में वो जो साधु महात्मा है वो देते हुए ठीक लगते हैं, हालांकि चाहे उनको नॉलेज कुछ भी हो, मैं दूंगा तो उसमें 2-4 लोग ही आएंगे, फिर कोई आएगा नहीं, इसलिए नहीं देता, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है तो बहुत सारे लोग सुनेंगे नहीं। चलो खैर देखेंगे बाद में। वंदना ठाकुर मैम आपने हैंड रेज किया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। जी मैंने ना सर आपका जो आप D10 का वीडियो देखा था उसमें मैंने कुछ पूछना था कि जैसे सर, हाँ जी सर, आपने शनि का बताया था कि शनि के साथ रिलेशन होगा तो जॉब भी करेगा, लेकिन सर जैसे आपने मतलब कि पहले भी एक बार हुआ था बात कि शनि इंडस्ट्री वगैरह भी लगाता है, तो मतलब कि शनि को कैसे देखेंगे? अगर 10th लॉर्ड से संबंध बनाएगा तो वो अपना काम करेगा तब भी जॉब ही करेगा, ये मैं पूछना चाहती थी कि उसका कैसे। ये थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है हमें कि शनि बेसिकली सर्विस का ही कारक है। तो आपका यदि आप जो काम भी करोगे ना तो वो सर्विस से रिलेटेड होगा आपका। सपोज आप अपना भी काम कर रहे हो ना कहीं, तो जो काम ऐसे होगा ना सर्विस से रिलेटेड वो ही काम करेगा वो व्यक्ति, यदि सैटर्न है तो। क्योंकि शनि हर तरह के में केवल सेवा का कारक है। तो हम कई ऐसे हमारे बिजनेस भी हम करते हैं जिसमें हम सेवा ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे जोमेटो देखा है आपने, जोमेटो जो या स्विगी ऐप है, अब ये स्विगी ऐप का काम क्या है आप ध्यान से समझो, ये सर्विस है एक्चुअली। वो पैसे जरूर ले रहे हैं मगर लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं, तो वो ना कोई अपना अपने एक बहुत बड़ा काम है, कई लाख रुपए की कंपनी बन गई करोड़ की वो, मगर वो उसका काम सर्विस से रिलेटेड है। तो आप कोई इंडस्ट्री भी लगाओगे तो मैं क्या बता सकता हूँ, पर वो होगा सर्विस से रिलेटेड इन जनरल। सर जी सर एक क्वेश्चन और है सर, बहुत दिनों से पेंडिंग है, लास्ट बस सर। जी सर जैसे ना एक आपने बताया था जैसे सर भावेश बली हो लेकिन कारक बली ना हो, जैसे 9th लॉर्ड तो बहुत बली है लेकिन सूर्य वीक हो, तो मतलब कि उसको पिता का सुख कैसे मिलेगा? चलो मैडम ये है ना बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं। उसमें 2-3 मैं आपको सिग्निफिकेटर भाव और कारक से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि कम देर में आंसर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और अब मेरा मुंह भी थक चुका है बोल बोल के। जी सर कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक रखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाव का क्या मतलब होता है, भावेश का क्या मतलब होता है और कारक का क्या मतलब होता है। और हो सका तो मैं पहले वीडियो बन गया, मेरे को टाइम मिल गया तो वीडियो भी मैं इसके बना दूंगा, देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं एंड कर रहा हूँ, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते सर।